23 दिसंबर 2025 को जो आपके विधायक पाठक जी हैं, शायद पीएन पाठक जी, उनके यहाँ एक सहभोज बैठक हुई थी। वहाँ पर एक अच्छी बातचीत हुई, एक सद्भाव की बात हुई, सकारात्मक बात हुई। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बिना आप लोगों से बात किए बगैर नोटिस कैसे भेज दिया? स्वामी अविभूतेशानंद जो शंकराचार्य हैं, उनके साथ जो हुआ, आपके साथ अधिकारी ने जो किया, क्या उससे शर्मणी त्रिपाठी को पीड़ा हुई? मुझे लगता है कि वहाँ पर टैक्टफुली हैंडल होना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव हैं, उन्होंने अविभूतेशानंद के पक्ष में बयानबाजी की और उनसे मिलने भी वो गए। भाजपा तो जाति की राजनीति नहीं करती। शर्मणी त्रिपाठी छोटे से कार्यकर्ता इस नाते विधायक है, ब्राह्मणों के नाते विधायक नहीं है। शलभ जी, आपने कहा कि आप जात पात की राजनीति नहीं करते और ब्राह्मण राजनीति नहीं करते, शायद इसी वजह से यूजीसी के मुद्दे पर आप लोग चुप हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया, रोका उसको। इस सवाल शलभ जी यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर कर दिया तो ये कानून रुक गया, वरना तो सरकार ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी कि भी इस मामले में कुछ करें। जो आपकी सरकार है वो ब्राह्मण विरोधी है और ब्राह्मणों को वो स्थान नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए। देवरिया को कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था जी। वहाँ की जो अधिकांश चीनी मिलें हैं वो बंद हो चुकी हैं। आप तो वहाँ के पावरफुल विधायक हैं, सीएम योगी के करीबी भी हैं, फिर भी वहाँ का जो किसान है वो अपनी पेमेंट्स के लिए और तमाम चीज़ों के लिए परेशान क्यों है? समस्या ये आ रही कि कोई भी आईएएस अफसर उस पर कलम रखने को तैयार नहीं है। हम लोग जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। मतलब अपनी ही सरकार में आप आईएएस अधिकारियों से जूझ रहे हैं, यानी कि विपक्ष सही कहता है कि विधायकों की चलती नहीं है, अधिकारी सुनते नहीं हैं। देवरिया में एक अब्दुल गनी शाह मजार थी, लेकिन आपके विधायक बनने के बाद उस मजार को तोड़ दिया गया। वो मजार खटकती थी अनुराग भाई, और पहले दिन से खटकती थी। और कायर कौम है, डरपोक कौम है, धमकी देती है, गला काट देंगे। अगले पल पकड़े जाते हैं, चरणों में लेट जाते हैं, जूतों पड़ते हैं तो कसम खा के माफी मांग रहे होते हैं। क्या शर्मणी त्रिपाठी भी अब ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगे? अनुराग भाई, हिंदुओं और भारतीयों की सबसे बड़ी जो कमी जानते क्या है? हम भूलते बहुत तेज है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, पत्रकारिता और राजनीति का रिश्ता वैसे तो हमेशा से ही दोधारी तलवार की तरह रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस रिश्ते में थोड़ी सी नरमाहट आई है। जो हाथ कभी सत्ता से सवाल पूछने के लिए माइक थामने का काम करते थे, आज वही हाथ सत्ता के पक्ष में रहकर उनके लिए पॉजिटिव नीतियां बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी है वो आज राजनीति में है, लेकिन कुछ साल पहले उसके हाथ में कलम थी, लेकिन आजकल वो मोदी योगी की जय जयकार कर रहे हैं। उन्होंने अखबार की स्याही से अपने जीवन की शुरुआत की और आज उनकी खुद की जो कहानी है वो खबरें बनकर सामने आती हैं। तो दोस्तों, स्वागत कीजिए भाजपा के देवरिया से विधायक डॉक्टर शर्मणी त्रिपाठी जी का। शलभ जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में आपका। बहुत धन्यवाद अनुराग भाई। वैसे तो शलभ भाई परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहता हूँ। इन्होंने पत्रकारिता से अपनी शुरुआत की, बड़े धुरंधर ये पत्रकार रहे। उसके बाद भाजपा इन्होंने ज्वाइन की, प्रखर प्रवक्ता बने। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री ने जब इनके अंदर खूबियाँ देखी कि भाई ये अगर मेरी टीम में रहेंगे तो मेरा मीडिया बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, पत्रकारों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको अपना मीडिया एडवाइज़र बनाया और उसके बाद ये एक्टिव राजनीति में आ गए। फिलहाल ये देवरिया से भाजपा के विधायक हैं और आप अक्सर टीवी डिबेट्स में और जब भी विपक्ष के लिए कुछ ना कुछ बोलना होता है तो भारतीय जनता पार्टी अक्सर शर्मणी त्रिपाठी जी का सहारा लेती है। शलभ भाई, कैसे हैं आप? पहले ये बताइए। बिल्कुल ठीक हूँ, आपको भी देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप जी। आपके पॉडकास्ट भी देखता हूँ, आपकी स्टोरीज भी देखता हूँ। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। पत्रकारिता को आप जिस प्रकार से जिंदा रखे हुए हैं, आगे भी मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। धन्यवाद शलभ जी। और लखनऊ से आज दिल्ली आना हुआ, आज व्रत भी है आपका? अजीज, आज मंगलवार है तो हम लोग हनुमान जी के भक्त हैं। हाँ। एक दिन अवसर मिलता है कि व्रत रह के उनकी आराधना कर लें, तो आज इस नाते व्रत है और आज हम सबके लिए बहुत शुभ दिन है। राजनीति में अगर हम देखें तो बड़ा टाइट शेड्यूल रहता है, राजनीति हो या पत्रकारिता हो। जी। उसके बावजूद भी भक्ति में समय निकल जाता है, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं आसानी से। अब बिल्कुल हो जाती है। मुझे लगता है कि अगर आप चाहें तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो असंभव है। जी। पत्रकारिता में रहते भी हम लोगों ने, आपने देखा ही, आपको भी मैंने देखा है कि कई बार कोई बड़ी घटना होती थी तो हम लोग लगातार
2-2 दिन तक लाइव रिपोर्टिंग करते थे। मुझे याद आता है कि काशी में धमाका हुआ था, तो शायद हम में से कोई पत्रकार रहा हो जो शायद 2-3 दिन तक सोने भी जा पाया हो। घाट पर ही सोते थे, लाइव करते थे। तो आध्यात्मिक है, प्रभु में बहुत अटूट आस्था है, हनुमान जी का भक्त हूँ, तो समय निकलता है और निकालना चाहेंगे तो समय क्यों नहीं निकलेगा। शलभ जी, आपके साथ पॉडकास्ट में सबसे पहले शुरुआत करते हैं जहां से आपको सबसे ज़्यादा दर्द मिला। शायद 2011 की बात है, जब आपका मायावती के शासनकाल में पुलिस वाले से कुछ पंगा हुआ और शायद उन्होंने आपके साथ थोड़ी बहुत मारपीट भी की थी, लेकिन आपने बड़ी मुखरता के साथ, उस समय शायद बीपी अशोक थे उस समय एसपी, उनका आपने बड़ी मुखरता से आपने जवाब दिया। तो उस समय सिचुएशन क्या थी? हर व्यक्ति जानना चाहता है कि भाई शलभ मणि त्रिपाठी के सामने आखिर ऐसी कौन सी बात आ गई जो पुलिस और मायावती पूरी तरह से आपके खिलाफ हो गई थी? देखिए, कठिन दौर था अनुराग भाई, और आप भी पत्रकार रहे, आपको दौर याद होगा। मुझे याद आता है इसकी शुरुआत तब हुई जब एक लाइव कवरेज के दौरान हम लोगों ने देखा कि बहन मायावती जी को एक बहुत बड़ा हार पहनाया गया। तो हम लोग मीडिया के लोग, जो स्टेज मीडिया का बनता था वो थोड़ा दूरी पर बनता था सिक्योरिटी के लिहाज से, तो वो हार थोड़ा किसी अलग कलर अलग रंग का लग रहा था। तो मुझे कौतूहल हुआ कि भाई हार किस चीज़ का हो सकता है, पर वो आंखों से बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। मेरे बगल में एक प्रिंट के फोटोग्राफर थे, मैंने उनसे कहा कि जरा इसके पिक्चर क्लिक कर लीजिए, इसको देखते हैं क्या है। और नॉर्मली हम लोग स्टोरी करने अपना वापस स्टूडियो आ गए। जब बाद में उस तस्वीर को हम लोगों ने जूम करके देखा तो वो नोटों की माला थी। फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया तो पता चला कि जो दक्षिण भारत के कार्यकर्ता थे, जो बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने बहन मायावती जी को नोटों की माला पहनाई थी। मुझे लगा कि पत्रकार के तौर पर ये खबर है। मैंने उस खबर को ब्रेक किया, लोगों तक दिखाया, और मुझे लगता है कि यहीं से नाराज़गी की शुरुआत हुई। लगभग 17 मुकदमे मेरे खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए, और उन मुकदमों में एक स्टोरी करता था, मुकदमा होता था। सबसे बड़ा जो मोड़ आया वो NRHM स्कैम को लेके आया। NRHM स्कैम उत्तर प्रदेश का बहुत दुखद और बहुत बड़ा स्कैम था, और उसमें एक एक करके उस स्कैम की वजह से कई CMOs की दिन दहाड़े हत्या हो गई। जब मैंने काम करना शुरू किया तो बहुत तह तक हम लोग गए, बहुत भयावह चीज़ें उसमें सामने आई, और उसका जो किंगपिन था, एक व्यक्ति, वो गिरफ्तार किया गया। हम लोग को शुरू से अंदेशा था कि उसकी हत्या हो सकती है, और एक दिन अचानक ये खबर आई कि उसको जेल में उसकी मौत हो गई है। मेरे पास ये पहली जानकारी आई थी और लोगों के पास नहीं थी। छुट्टी का दिन था, मैं भाग के वहाँ पहुँचा जो जेल थी, और तब हम लोगों ने इस खबर को ब्रेक किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि 48 घंटे बाद मुझे गिरफ्तार किया गया लखनऊ के हजरतगंज से। और गिरफ्तारी भी सामान्य नहीं हुई, कई थानों की पुलिस थी, कई ट्रक PSC थी, और काफ़ी संख्या में पुलिस के लोग थे। मुझे गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके मुझे हजरतगंज लखनऊ की कोतवाली में ले जाया गया। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में पत्रकार साथियों ने, बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे, और देश भर में आप सब ने मदद की। आप सब दिल्ली से बैठ के मदद कर रहे थे, और लखनऊ में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, और बाद में सरकार को मुझे रिहा करना पड़ा। जो अधिकारी जिन्होंने गिरफ्तार किया था उनका सस्पेंशन हुआ, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। और ये वो दौर था जिस दौर से निकल के हम लोग बहुत मुश्किल से, मानते हैं कि वो कठिन दौर था। जो गड़बड़ी होती थी, जो शिकायतें होती थी, जो भ्रष्टाचार होते थे, उनको जनता के सामने परोसने की, सामने लाने की कोशिश होती थी, पर कठिन दौर था वो। उस दौर से निकलते हुए आज आपके बीच में हूँ। भूमिका बदल चुकी है, लेकिन भूमिका बदलने की भी बहुत सी वजह हैं, बहुत से कारण हैं। लेकिन शलभ जी, मैं यहाँ पर एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष ने भाजपा में ये नैरेटिव सेट कर रखा है कि भाजपा के शासनकाल में पत्रकारों पर ज़्यादा जुल्म होते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते, IT एक्ट मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं और उनको जेल भेज दिया जाता है। तो एक तरह से पत्रकारिता का उन्होंने मुंह बंद कर दिया है, ऐसा आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगता है। लेकिन अगर आपकी बात देखें तो आप जो खबर करते थे उस खबर पे एक नया मुकदमा लिख दिया जाता था। तो मायावती के शासनकाल में भी केवल आप ही के ऊपर मुकदमे दर्ज होते थे या और भी लोगों पर दर्ज हुए थे? नहीं, हुए, बहुत सारे लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, बहुत से लोगों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बड़े शख्स थे जो अखबार निकालते थे, और उनका घर रातों रात खाली करा लिया गया। रात में अचानक पुलिस पहुंची, सामान उठाकर बाहर फेंक दिया गया। और ऐसा नहीं कि केवल बहन मायावती जी की सरकार में हुआ, उसके बाद जो सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार, उस सरकार में भी आपको याद होगा कि एक पत्रकार को जिंदा जलाया गया, पत्रकारों के साथ घटना हुई,
और इस पार्टी का तो इतिहास और भी खतरनाक रहा है। हल्ला बोला, आपको याद होगा कि अखबारों ने कुछ खबर छाप दी तो हल्ला बोलते थे। तो बहुत बुरा दौर रहा है, ऐसा नहीं है। आज कम से कम सरकार संरक्षित कर रही है। मैं तो देखता हूँ कई बार कि अभी एक बड़ी पत्रकार है जो प्रधानमंत्री जी की बहुत आलोचक रही हैं, और उनके घर में कोई कैजुअलिटी हो गई और प्रधानमंत्री जी ने उनका हालचाल पूछा, उनको पत्र लिखा, और उन्होंने स्वयं इस बात को सोशल मीडिया पे कहा कि मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बड़ी आलोचक रही हूँ और प्रधानमंत्री जी मेरा हालचाल पूछा। संभवतः राजदीप के साथ भी ऐसा हुआ, उनका भी हालचाल पूछा। तो आज जो सरकार है, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हो, मैंने कोरोना काल में भी देखा है, पहली सरकार उत्तर प्रदेश की रही जिन्होंने पत्रकारों के निधन पर उनके परिवारों को 10-10 लाख रुपए दिए। मदद करते हैं हर तरह से। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग उसमें अगर गड़बड़ी करते हैं, जो जानबूझ के गड़बड़ी करते हैं, जैसे कि आपको याद होगा हाथरस केस में हुआ कि केरल से आया हुआ एक तथाकथित पत्रकार आके अगर दंगा भड़का रहा है और उसकी वजह से दंगे की स्थिति पर उत्पन्न हो रही है, तो समाज के कहने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, कार्रवाई होनी भी चाहिए। लेकिन कोई भी जेन्युइन जर्नलिस्ट, कोई भी पत्रकार नहीं कह सकता कि चाहे भारत सरकार ने, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके साथ कोई उत्पीड़न किया हो, चाहे अत्याचार किया हो। बाकी आरोप लगाने वाले तो लगाएंगे, राजनीति का मतलब ही आरोप लगाना। और पत्रकारों में भी आपको पता है कि पहले कोई ये नहीं कह सकता था कि भाई फला पत्रकार हैं तो ये कौन से दल से जुड़े हो सकते हैं, इनकी विचारधारा क्या हो सकती है। मैं तो अनुराग भाई आपको बताऊं कि गौरी लंकेश की हत्या हुई और मैंने पहली बार एक शब्द सुना कि वामपंथी पत्रकार की हत्या। तो मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि ये वामपंथी पत्रकार क्या होते हैं, ये दक्षिणपंथी पत्रकार क्या होते हैं। लेकिन समय के साथ मैंने महसूस किया कि पत्रकारिता में वो कीड़ा घुसा है कि जो पत्रकारों को भी खांचे में बांटता है। और जब ये महसूस हुआ तो मुझे लगा कि अभी ये सही समय है कि मैं पत्रकारिता छोड़ूं, और करना है तो खुल के करेंगे। वामपंथी और दक्षिणपंथी करके क्यों करेंगे। जब तक हाथ पे माइक रहा तब तक उस काम के साथ न्याय करने का प्रयास किया कि मैं 100% नहीं कह सकता, पर 99.9% प्रयास किया कि हाथ में अगर माइक है, हाथ में पत्रकारिता की कलम है, तो न्याय होना चाहिए। लेकिन जब ये लगा कि नहीं, अब पत्रकारिता उस दौर में जा रही है जहाँ पर वामपंथी पत्रकार और दक्षिणपंथी पत्रकार इस खांचे में चीज़ों को बांटा जा रहा है, तो मुझे लगा कि यहाँ से निकलना उचित रहेगा। मैं आपसे एक सवाल 2011 की उस घटना से जुड़ा पूछना चाहूँगा कि उस घटना का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। क्या शलमणि त्रिपाठी ने सोच लिया था कि जो सरकार मेरे ऊपर इस तरह से जुल्म कर रही है, मैं एक्सपोज कर रहा हूँ सरकार को, तो मैं एक दिन राजनीति में आकर रहूँगा? क्या दिल में कुछ था ऐसा? क्या इसलिए राजनीति में आए? सच बताऊं तो नहीं था। 2012 में जहाँ तक मुझे याद है कि मेरे कुछ शुभचिंतकों ने कहा, जिस सीट से मैं MLA हूँ उस सीट से मुझे कुछ शुभचिंतकों ने कहा कि आपको वहाँ से प्रयास करना चाहिए, राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन डेस्टिनी नाम की कोई चीज़ होती है, ये मैंने 2014 में महसूस किया, क्योंकि 2012 में मैं अगर प्रयास करता, और बहुत से लोग शुभचिंतक भी थे, बहुत से लोग चाहते भी थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं पत्रकार हूँ, प्रोफेशनल पत्रकार हूँ। लेकिन 2014-15 के बाद मुझे महसूस हुआ कि नहीं, पत्रकारिता एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, और पत्रकारिता करके आप जिन चीज़ों को चाहते हैं कि ठीक किया जा सके, समाज को बेहतर किया जा सके, उन चीज़ों को आप तभी ठीक कर सकते हैं, आप सफाई तभी कर सकते हैं जब आप उतरेंगे। और इसलिए उतरने का सोचा कि उतर के सीधे तौर पे पत्रकार के तौर पे खबरें चलाते थे। बहुत हुआ, 1 दिन चलाई, 2 दिन चलाई, निष्कर्ष क्या निकलता था। तो ये पीड़ा मन में थी कि चीज़ों को निष्कर्ष तक पहुँचाने की भी कवायद होनी चाहिए। और उसी दौर में माननीय मोदी जी से प्रभावित हुआ, उनके कामों से प्रभावित हुआ, और फिर 2016 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल सदस्यता ली, खुलकर ली। मैं उनमें से नहीं रहा कि जिनको कहा जाए कि भाई ये वामपंथी पत्रकार हैं तो ये दक्षिणपंथी पत्रकार हैं। जब तक माइक पकड़ा पत्रकारिता की, और जब माइक छोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी की सेवा करता हूँ। मायावती को लेकर उस समय के शलमणि त्रिपाठी की क्या सोच थी, और अब जब माननीय त्रिपाठी बन चुके हैं शलमणि त्रिपाठी, तो उनकी क्या सोच है? एक सवाल इसमें यह भी आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने चूंकि मायावती के शासनकाल में आपने बड़ी शानदार रिपोर्टिंग की, उनको समझते भी थे आप, तो आज मायावती का जो ग्राफ गिरता जा रहा है उसके पीछे क्या वजह है? और क्या आपको लगता है कि मायावती अपने जो उसका जो सियासी एक तरह से तख्त था कि दोबारा से उसको हासिल कर पाएंगी? देखिए, मायावती जी ने जब बहुत मुकदमे कराए अनुराग भाई, तब भी उनसे कोई नफरत या चिढ़ नहीं थी। मैं समझता था कि सरकारों के सामने भी कई बार उस प्रकार की सरकारें जो रीजनल पार्टीज़ की गवर्नमेंट हैं, जो लोकल पार्टीज़ की सरकारें होती हैं, उनके सामने एक ही तरीका होता है कि वो दमन करती हैं, आवाज़ दबाती हैं। नाराज़गी तब भी मायावती जी से नहीं थी, नाराज़गी आज भी मायावती जी से नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उस दौर में एक क्षोभ था कि मैं पत्रकार हूँ, मैंने खबर की बजाय इसके कि आपको उन खबरों पर रिएक्ट करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी खबरों पर बाद में CBI हुआ।
बाद में सीबीआई कोर्ट ने सुमो मोटो कॉग्निजेंस लिया, बहुत से लोग जेल गए, बहुत से मंत्री बर्खास्त हुए। तो उस समय एक क्षोभ जरूर था कि सिस्टम ने संज्ञान क्यों नहीं लिया। लेकिन आज अगर मैं मायावती जी को देखता हूं, बतौर पॉलिटिशियन देखता हूं, तब एक पत्रकार के तौर पे देखा तो क्षोभ था। आज अगर एक पॉलिटिशियन के तौर पे देखता हूं तो मैं निश्चित तौर पर उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। और रिस्पेक्ट इसलिए करता हूं, उनसे हमारे विरोध हैं, उनकी वैचारिक जो सोच है वो हमसे अलग है। भ्रष्टाचार के जो उन पे आरोप लगे ये भी आपको पता है, चाहे वो नोटों की माला रही हो और चाहे वो पार्क सजाने के नाम पे चाहे एनआरएचएम का घोटाला रहा हो। लेकिन मैं मायावती जी को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर अगर देखता हूँ तो मैं उनका इसलिए सम्मान करता हूँ कि एक बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से निकली वो। बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के, तो वो बताते हैं कि रात में वो जाती थी तो बहुत बार रहने की व्यवस्था भी नहीं होती थी और भोजन की व्यवस्था भी नहीं होती थी। तो एक महिला जिन्होंने बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया हो, एक बहुत ही कमज़ोर पृष्ठभूमि में जन्म लिया हो, वहाँ से निकल के अगर किसी महिला ने लगातार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है और नेतृत्व किया है तो सम्मान तो उनका होना चाहिए। वैचारिक विरोध है, मतभेद है, टीवी डिबेट पे बैठते हैं या उनके सामने चुनाव लड़ते हैं तो उनकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन उनके संघर्ष को सलाम भी करते हैं, उनके संघर्ष को सैल्यूट भी करते हैं। ठीक है, उन्होंने मुकदमे कराए, ये बहन मायावती जी उसके लिए कम सत्ता दोषी थी, सरकार ने किया, बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने किया। लेकिन बतौर मायावती जी शलभमणि त्रिपाठी उनका सम्मान करते हैं, उनके संघर्ष को सम्मान करते हैं और चाहता हूं कि नहीं इस प्रकार के पृष्ठभूमि के लोग राजनीति में आगे आए, आगे बढ़े। शलभ जी, आपके अंदर एक बड़ी खास आदत थी कि आप मुख्यमंत्री हो, अधिकारी हो या कोई नेता हो, आपके सवाल बड़े तीखे होते थे। मुझे याद आ रहा है, अगर आप उस बात को शेयर करना चाहें तो मुलायम सिंह जी से आपने एक बड़ा ही तीखा सवाल किया था कि भाई आपने एक वीवीआईपी कॉलोनी काट दी, अपने और अपने रिश्तेदारों को आपने प्लॉट बांट दिए और उसमें नए नए आप लखनऊ में आए थे मेरी जानकारी के अनुसार। वो सवाल क्या था? समाजवादी पार्टी की सरकार आई थिंक जाने की तरफ अग्रसर थी और उसी दौरान एक बहुत पॉश कॉलोनी में कुछ प्लॉट काटे गए। आरोप ऐसा है कि वो प्लॉट जो है समाजवादी पार्टी के जो समर्थक लोग थे उनके बीच बटे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के बीच बटे। मैं पटना में पत्रकारिता करता था और पटना से प्रमोट होकर लखनऊ आया था। मेरा पहला जो सामना हुआ मुलायम सिंह जी से, तो वो पार्टी ऑफिस से निकल रहे थे और मैं पार्टी ऑफिस में उनकी तरफ मैं बढ़ा। वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके थे, बहन मायावती जी की सरकार आ चुकी थी और समाजवादी पार्टी की सरकार में जो प्लॉट का आवंटन हुआ था उसके जांच के आदेश उन्होंने दे दिए थे। तो मुझे लोगों ने कहा भाई कि मुलायम सिंह जी अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। मुझे लगा कि आज बड़ी स्टोरी है कि वो प्लॉट का जो घोटाला हुआ है सपा सरकार में और मुलायम सिंह जी की सरकार में हुआ है, तो मुझे सवाल पूछना चाहिए। तो मैंने मुलायम सिंह जी के सामने माइक लगा दिया और मैंने उनसे कहा कि भाई आप पे तो बहुत गंभीर इल्ज़ाम है कि आपने प्लॉट अपने लोगों के बीच में बांट दिए, अपने करीबियों के बीच में बांट दिए। सवाल अप्रत्याशित था तो नेताजी नाराज़ हो गए, थोड़ा मेरे ऊपर भड़के और जब भड़के तो उसके बाद सिक्योरिटी आ गई। सिक्योरिटी ने मुझे किनारे किया, मुझसे पूछा भाई आप कौन है? मैंने अपना परिचय दिया। बोले नया आया? बोले हाँ नया आया। बोले आपने इस प्रकार का प्रश्न क्यों पूछा? तो मैंने कहा कि आज का एजेंडा ये था, आज ये खबर सब जगह थी कि ये प्लॉट काटे गए, गलत काटे गए, इसमें बहुत ज़्यादा फेवरिज्म हुआ। तो मैंने सवाल पूछा और बाद में हमने उस स्टोरी को चलाया भी। हमारे संपादक थे आशुतोष जी, राजदीप हमारे संपादक थे और प्रबल प्रताप सिंह जी हमारे संपादक थे। हम लोगों ने स्टोरी को चलाया, काफ़ी चली स्टोरी वो। और ये मेरा पहला अनुभव था मुलायम सिंह यादव जी के साथ। और उसके बाद सुना मुलायम सिंह यादव जी ने आपको लड्डू भी खिलाए, फिर बाद में खाना भी खिलाया। हाँ, मुझे याद आता है कि उसके बाद मेरे जो संपादक थे आशुतोष जी, उन्होंने इस घटना के करीब 15-20 दिन बाद मुझसे कहा कि मुझे मुलायम सिंह यादव जी का इंटरव्यू करना है। तो मैंने कहा कि भाई मुलायम सिंह जी तो मुझसे नाराज़ हैं, काफ़ी उन्होंने खरी खोटी मुझे उस पर सुना दिया था माइक पे। तो उन्होंने कोई बात नहीं, पत्रकार का काम है ये कि जो नाराज़ होते हैं उनसे भी संपर्क करना चाहिए, उनसे भी संवाद करना चाहिए। और आशुतोष जी के कहने पर मैंने फ़ोन किया नेताजी के जो ओएसडी थे और मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे जो संपादक जी हैं उनको इंटरव्यू करना है नेताजी का। तो उन्होंने बड़े अनमने ढंग से कहा कि ठीक है हम देख के बताएंगे और अभी मुश्किल है, नेताजी बहुत व्यस्त हैं। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि 2-3 घंटे बाद फ़ोन आया और नेताजी स्वयं लाइन पे आए और उन्होंने कहा कि ठीक है आप इंटरव्यू कब करना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि आप जब समय दे दें। तो उन्होंने रविवार का समय दिया और आशुतोष मेरे संपादक थे, वो रविवार को पहुँचे जब दिल्ली से लखनऊ के रास्ते पे, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप मुझे मत ले जाइए क्योंकि शायद नाराज़ हों। मुलायम सिंह यादव जी सीनियर लीडर हैं, उम्र ज़्यादा है और मैंने उनसे सीधे सवाल पूछ दिया था, उनको बुरा भी लगा था, उन्होंने रिएक्ट भी किया था। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे मत ले जाइए, पर आशुतोष ने कहा कि नहीं हम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं और चलेंगे और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे कि इंटरव्यू ना दें।
पर नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, हम चलेंगे। पर मैं निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा कि देखिए ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी कि मैं गया और मुलायम सिंह यादव जी ने इंटरव्यू भी दिया, हम लोगों को लड्डू भी खिलाए। हम लोग नहीं खा रहे थे तो उन्होंने कहा बेसन का लड्डू है, नौजवान हो, तो लड्डू भी खिलाए। और चलते चलते उन्होंने मेरे संपादक से ये भी कहा, मुझे तो लगा कि वो शिकायत करेंगे, पर उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि ये बहुत तेज रिपोर्टर है और जो सवाल कोई नहीं पूछ पाता ये पूछता है। तो ये उनका एक पॉलिटिकल व्यक्तित्व था जो मैं उसको अक्सर याद करता हूँ। शलभ जी, जब आपने पत्रकारिता छोड़ दी, फिर आप नेतागिरी में आ गए, राजनीति में आ गए। प्रवक्ता बनने के बाद आप मुख्यमंत्री जी के मीडिया एडवाइज़र बने और सुबह मुझे अच्छी तरह से याद है कि भाई वहाँ पर मीटिंग का दौर होता था, मुख्यमंत्री जी हर अच्छे और बड़े छोटे बड़े मुद्दे पर आप लोगों से इंटरेक्ट करते थे, पूरी तैयारी के साथ आप जाते थे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि भाई ऐसा तो है नहीं कि सरकार के सारे काम सही होते हैं, कुछ काम अच्छे भी होते हैं, कुछ काम इंटेंशन ना भी हो तो गलत भी हो जाते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने कभी चलमणि त्रिपाठी के अंदर का पत्रकार जागा, कभी आपने मुख्यमंत्री जी से कहा कि नहीं भाई ये सरकार गलत कर रही है, सही कर रही है, कभी ऐसा हुआ? नहीं, देखिए जितना मैं समझ पाया, मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला और जितना मैं समझ पाया कि कुछ चीज़ों को लेकर बहुत क्लैरिटी उनके अंदर है और उस क्लैरिटी के नाते वो सच सुनना पसंद करते थे। बहुत बार ब्यूरोक्रेसी के जो लोग होते हैं उनकी रिपोर्टिंग अलग होती है और ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग अलग होती है। मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये प्रयास रहा कि अफसरशाही की जो रिपोर्टिंग है उसके पैरेलल वो एक पर्सनल रिपोर्टिंग भी लें ग्राउंड जीरो से, और इसके नाते बहुत सारी चीज़ें उन तक फैक्ट पहुंचते थे, बहुत सारी चीज़ें उनको जानकारी होती थी। कई बार ब्यूरोक्रेसी जो कागज़ों पे चीज़ें लेकर आती थी उसको पैरेलली चेक करते थे। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा ही था, उनके पास खुद के भी बहुत सारे नेटवर्क हैं। रात में कम सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और जब तक दुनिया जागती है तब तक बहुत सारे लोगों से वो बात कर चुके होते हैं। फ़ोन पर वो क्षेत्र के लोगों से बात कर लेते हैं। जैसे मेरी विधानसभा में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे वो सीधे बात कर लेते हैं, और सिर्फ मेरी नहीं, उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में उनके पास अपना एक फीडबैक सिस्टम है। रात तक भी बैठ के वो जो उनका अपना सोर्सेज हैं उनके माध्यम से चीज़ों को जानकारी करते रहते हैं। तो ये ज़रूर है कि बहुत बार ऐसा हुआ कि चीज़ों को उन्होंने क्रॉस चेक किया और फैक्ट चेक में चीज़ें जो अफसर बताते थे उससे अलग निकलती थी, उस पर वो इम्प्लीमेंटेशन करते थे, उस पर वो अधिकारियों को कहते भी थे कि भाई गलत है, इसको कैसे आपने ऐसा किया, और उसका बहुत लाभ सरकार को भी मिला। अच्छा, बहुत से लोग आपकी पार्टी के ही ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि योगी जी तो ब्यूरोक्रेसी की ही सुनते हैं, आँख पर पट्टी बांधी हुई है, तो वो बात तो गलत है जो आप बता रहे हैं। तो यानी कि योगी जी अफसरशाही की हर बात नहीं मानते? ऐसा नहीं है। अफसरशाही की बात वो उतनी ही सुनते हैं जितना एक पॉलिटिकल व्यक्ति को सुनना चाहिए। अगर अफसरशाही की ही केवल बात सुनते तो आप मुझे अनुराग भाई बताइए कि इसी उत्तर प्रदेश में आपने तो बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता की है, क्या माफियाओं का सफाया किसी पॉलिटिकल आदमी के लिए इतना आसान था? कोई लाख अंदर से इच्छा शक्ति का व्यक्त रहा हो, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी ने सहयोग किया? नहीं करती थी ब्यूरोक्रेसी सहयोग। मुझे याद आता है कि कमिश्नरेट सिस्टम उत्तर प्रदेश कितना आगे बढ़ चुका था, कितना उसको लेकर चर्चा होती थी, लेकिन 2017 की पहले की सरकारें, जिनके लिए कहा जाता है कि बहन मायावती जी तो बहुत अफसरशाही पर लगाम रखती थी, लेकिन मायावती जी भी या अखिलेश जी भी, आप कमिश्नरेट सिस्टम लागू नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश में। एक बार बहुत पहले हुआ था और मुझे लगता है 4 घंटे के अंदर वापस देना पड़ा, तो कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ। ये अपने आप में इच्छा शक्ति की बात थी। ये जो माफिया जिनके घरों पे मुझे लगता है कि बुलडोजर चले, जिनके घर जमींदोज किए गए, जिनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई, ये प्रॉपर्टी तो पहले भी थी, यही अफसर पहले भी थे, यही संसाधन उनके पास भी थे, लेकिन ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का ही कमाल था कि मुख्यमंत्री जी ने ये सारे ऑपरेशंस कराए, सारी कार्रवाइयाँ कराई, और आज उत्तर प्रदेश में जितने बड़े माफिया हैं, आप देखिए, आपको शायद मैं पूछूं कोई माफिया तो आप नाम नहीं बता पाएंगे। तो अफसरशाही उनके नियंत्रण में है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब अफसरशाही या कोई भी अधिकारी अगर आउट ऑफ वे जाके कोई आपको एग्जीक्यूट कर रहा है, आपके लिए कुछ काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पे आप शाबाशी के तौर पे इतना ही कर सकते हैं कि उसकी शायद एक गलती को आप माफ़ कर दें। अनुराग चड्ढा ने के किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छी स्टोरी की हो, 7-8 अच्छी स्टोरी की हो, और उससे किसी दिन वो ऑफिस आने में लेट कर गया, तो अनुराग चड्ढा जी को हमेशा याद रहेगा कि भाई देखो ये तो वो है जिसने 7-8 ऐसी स्टोरीज की जो कभी नहीं कोई कर पाया, तो आप उसको थोड़ा माफ़ भी करेंगे। लेकिन अफसरशाही पूरी तौर पर नियंत्रण में। बहुत सारे काम आज उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं का सफाया हुआ है,
आमूल चूल जो परिवर्तन हुए सिस्टम में, आमूल चूल परिवर्तन हुआ। वरना आप मुझे बताइए ना, माइनिंग की स्थिति क्या थी? माइनिंग की स्थिति है कि 40 पैसा जाता था सरकार की जेब में, 60 पैसा जाता था माफियाओं की जेब में। और माफियाओं में वो पॉलिटिकल माफिया भी थे जो वाइट कॉलर थे। शराब का पैसा कहाँ जाता था? तो ये सारे पैसे आज सरकार के पास 1 रुपये अगर आ रहा रेवेन्यू, तो 1 रुपये सरकार की जेब में जा रहा है। और इसीलिए इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अफसरशाही पूरी तौर पर नियंत्रण में। हाँ, ये ज़रूर है कि राजनीतिक आलोचक कुछ ना कुछ तो कहेंगे, कुछ तो काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो राजनीतिक आलोचक हैं, उनका अपना कहने का अपना विषय हो सकता है, पर मैंने देखा है कि अफसरशाही उनके नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह बात आपने बिल्कुल सही कही कि माफियाओं का उन्होंने राज खत्म कर दिया। माफिया या तो जेल में है या फिर वो ऊपर चले गए हैं। एक बात मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि जेल में या जहन्नम में? जेल में या जहन्नम में जी। तो अभी भी हेडलाइन बनाना नहीं भूले आप। नहीं, सच भी है, जो लोग गए हैं उनके कृत्य तो ऐसे ही रहे कि वो जहन्नम में जाए, जन्नत तो जाएंगे नहीं। तो कृत्य तो ऐसे ही कि या तो जेल में या तो जहन्नम में है। तो अक्सर ये देखा जाता था कि मान लीजिए कोई बड़ी घटना हो गई, तो बड़ी घटना होने के बाद जब आप मुख्यमंत्री के पास जाते थे तो उनका रिएक्शन क्या होता था? किस तरह से गंभीरता से बात करते थे और अफसर को क्या आदेश देते थे वो? सबसे अच्छी बात क्या है कि हर घटना को मुझे लगता है कि वो खुद उस पर चीज़ों की तह तक पहुंचने की कोशिश करते थे। अधिकतर पॉलिटिकल लोगों के साथ मुझे लगता है कि ये कमी रही है। लेकिन मैं 2-3 लीडर्स की अगर बात करूं, मोदी जी की, अमित शाह जी की, योगी जी की, मैंने देखा है कि वो भूल जाते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं, भूल जाते हैं कि हम गृह मंत्री हैं। योगी जी भूल जाते हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं। ग्राउंड लेवल पर अगर उनको किसी थाने के सब इंस्पेक्टर से भी फीडबैक लेना हुआ तो सीएम साहब ने सीधे फीडबैक लिया है। सीधे दरोगा से बात करते थे? लिया फीडबैक कि भाई क्या है बताओ, ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चले कि प्रॉब्लम क्या है, इसमें कैसे इसको हमें एग्जीक्यूट करके पूरे। जिले में तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी होते थे, तो दरोगा से क्यों बात करते थे योगी जी? नहीं, आपात स्थिति की बात कर रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो मुझे याद आता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सिरफिरे व्यक्ति ने कुछ बच्चों को बंधक बना लिया और बड़ी संख्या में बच्चे थे। वो सिरफिरा व्यक्ति था, सनकी व्यक्ति था, आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति था। उसने मोहल्ले भर के बच्चों को अपने घर बर्थडे पे बुलाया और बर्थडे पे बुलाने के बाद उसने सारे बच्चों को बंधक बना लिया और घर में बम बिछा दिए और कहा कि सरकार ने अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम बच्चों को उड़ा देंगे। कितनी दुरूह परिस्थिति थी, आप बताइए, कितनी विकट परिस्थिति थी। लेकिन मैंने देखा कि मुख्यमंत्री जी पूरी रात जगे रहे और इससे फीडबैक लेना, एसपी से फीडबैक ले लिया। ग्राउंड जीरो पे अगर कोई व्यक्ति जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, अब एसपी तो ऑपरेशन से दूर बैठा हुआ है, लेकिन ऑपरेशन में कोई इंस्पेक्टर घुसा हुआ है, उससे भी फीडबैक लो, पूछो क्या चल रहा है, बच्चे सेफ रहने चाहिए, बच्चे सुरक्षित रहने चाहिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब वो 24 घंटे बाद ऑपरेशन खत्म हुआ तो एक बच्चे को भी खरोच तक नहीं आई थी। अपराधी मारे गए थे और बाद में उन सारे बच्चों को मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर बुला के उन बच्चों के साथ संवाद किया, उनको एक तरह से काउंसलिंग की उनको कि कोई बात नहीं, परिस्थितियां ऐसी आती हैं। सारे बच्चों को चॉकलेट खिलाई और उनमें वो बच्ची भी थी जिस बच्ची के मदर फादर अपराध करते हुए मारे गए थे। उस बच्ची को मुख्यमंत्री जी ने अडॉप्ट किया। जो आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति था वो और उसकी पत्नी इस ऑपरेशन में मारे गए क्योंकि वो लोग बम उड़ाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी को बाद में पता चला कि उनकी एक बच्ची है, डॉटर है छोटी, तो मुख्यमंत्री जी ने उसको बुलवा के अपने गोद में उसको खिलाया और बाद में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उस टाइम तक मैं मीडिया एडवाइज़र था, कि एक डेडिकेटेड महिला कांस्टेबल को एक अपॉइंटमेंट दिया गया पर्टिकुलर उसकी चौकी पे कि भाई तुम्हारा ट्रांसफ़र नहीं करेंगे और तुम इस बच्ची को का पालन पोषण करोगी। तो उसका पालन पोषण वो कांस्टेबल करती है और उस बच्ची को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया गया। ये सारा कुछ उन्होंने किया। अच्छा, जब कोई बड़ा अपराधी अपराध करता था तो या तो कुछ घंटों बाद उसको गोली मार दी जाती थी या उसके घर पे बुलडोजर आके खड़ा हो जाता था। तो क्या ये आदेश भी मुख्यमंत्री देते थे या कैसे होता था एग्जीक्यूट? नहीं, आदेश केस टू केस तो नहीं देते थे, लेकिन एक सरकार की मंशा होती है। एक घटना हुई समाजवादी पार्टी की सरकार में, एक बहुत ही जांबाज दरोगा थे मनोज मिश्रा, और मनोज मिश्रा को खबर मिली कि गाय से लदी ट्रक जा रही है। उन्होंने ट्रक को रोकने का प्रयास किया। जो अपराधी थे, जो गौ तस्कर थे, उन्होंने मनोज मिश्रा जो सब इंस्पेक्टर थे उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो लोग आराम से कुछ दिन बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया, जेल में रोटियां खाई, कुछ दिन बाद जमानत हो गई और जमानत होकर वापस चले आए, फिर अपराध करना शुरू कर दिया। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने ये राइट नहीं दिया था कि अगर किसी सब इंस्पेक्टर पे गोली चल रही है, किसी पुलिस के अधिकारी पे गोली चल रही है, तो तुम्हें भी ये राइट है कि तुम गोली चला पाओ।
नहीं तो लखनऊ की घटना आपको याद होगी, राजेश सानी एक डिप्टी एसपी थे, राजस्थान में। और उनको कैसे जिप्सी पे बैठा के पूरे गोल गोल चक्कर कटवा दिया पूरे हजरतगंज का। तो ये आज तो संभव नहीं है। आज योगी जी ने अधिकार दे रखा है कि भाई देखो, पुलिस में भर्ती हुए हो, सब इंस्पेक्टर हो, कांस्टेबल हो, गोली खाने के लिए भर्ती नहीं हुए हो। अगर कोई तुम पर गोली चलाता है तो सरकार तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, तुम भी गोली का जवाब गोली से देना, डरना मत। अगर कोई अपराधी है, कोई पेशेवर क्रिमिनल है, और वो अगर किसी सब इंस्पेक्टर पे, किसी डिप्टी एसपी पे, किसी कांस्टेबल पे इवन अगर गोली चला रहा है तो वो गोली खाएगा। ये है कि जवाब, गोली का जवाब गोली से मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि साहब गोली चला रहा है तो तुम छुप जाना और तुम बच जाना, पर गोली मत चलाना। क्यों? क्योंकि उधर से चलाने वाला कोई कट्टरपंथी होगा, कोई जिहादी होगा, कोई चरमपंथी होगा। यहाँ सीधा है कि अगर जो निर्दोषों पे अपराध करेगा, जो पुलिस वाले पर अटैक करेगा, उसको जवाब तगड़ा मिलेगा, और जवाब वैसा ही मिलेगा जैसा जवाब उसको मिलना चाहिए। ये सरकार की तरफ से ये संकेत है, पूरा संदेश है, और उसी का परिणाम है कि मुझे लगता है कि करीब 150 पौने 200 के आसपास तो मारे जा चुके हैं। अब तो काउंट करना भी मुश्किल होता है। 150 पौने 200 के आसपास तो मारे जा चुके, और करीब 2-2.5 हज़ार ऐसे हैं जो दिव्यांगता पेंशन की लाइन में हैं। हाँ, वो इस लायक बचे नहीं कि अपराध कर पाए। पुलिस की गोली से पैर खत्म हो चुके हैं, शरीर खराब हो चुका है, तो उनमें से बहुत सारे जो फॉर्म भरते हैं कि दिव्यांगता पेंशन मुझे मिल जाए या उसका लाभ मिल जाए, तो ये इसका असर पड़ा है। मतलब योगी जी की गोली भी उनको मतलब लाभ दे रही है अब। हाँ, मतलब सुधार दिया उनको, सुधर गए। पहले क्या कि अपराध करते थे, गोली पड़ी, गोली पड़ने के बाद पैर खराब हो गए, तब वो ठेला ठूला लगा के, कुछ खोमचा उमचा लगा के अपना काम करते हैं, मुख्य धारा में जुड़ गए। अच्छा शलभ जी, विकास दुबे ने जब पुलिस वालों को मारा था उस समय थे आप मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर? तो जब ये सूचना आप लोगों तक पहुंची और मुख्यमंत्री जी के साथ आप बैठे थे कि भैया कितने कुख्यात अपराधी ने इतने सारे पुलिस वालों को मार दिया, तो मुख्यमंत्री जी का क्या रिएक्शन था? देखिए, हम लोग निश्चित तौर पर जो घटना हुई उस घटना को लेकर हम लोग शॉक्ड थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी संयम में थे। उन्होंने पूरी घटना सुनी, उसका ब्रीफ लिया, और जो भी अधिकारी थे, प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, सबको बुलाया और कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर ये घटना हो गई है तो इसका प्रत्युत्तर ऐसा होना चाहिए, इसका जवाब ऐसा मिलना चाहिए कि संदेश बहुत स्पष्ट जाए कि सरकार इस प्रकार की घटना को स्वीकार करने वाली नहीं है। कुछ पुलिस के लोग उसमें शहीद हुए थे, उसको लेकर मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर भावुक थे। उनको इस बात का कष्ट था कि पुलिस के लोगों की शहादत कैसे हो गई, और इस नाते आपने अनुराग भाई देखा होगा कि मुझे लगता है कि देश के इतिहास में विरली घटना होगी जिसमें इस प्रकार की कार्रवाई सरकार की तरफ से हुई, और ऐसी कार्रवाई हुई कि लोगों ने देखा, ऐसी कार्रवाई हुई कि संदेश ऐसा गया कि दोबारा से कोई वर्दी पर हाथ डालने का प्रयास नहीं कर सकता, और अपराध और अपराधियों का तो नामो निशान मिट गया। ये ज़रूर है कि अपराध समाज का ही एक अंग है, तो अपराध जन्म लेता रहता है, लेकिन जिस मजबूती के साथ, इच्छा शक्ति के साथ मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार ने उसका जवाब दिया, मुझे लगता है कि वही जवाब, उसी जवाब की अपेक्षा समाज भी कर रहा था, और समाज ने उसको अप्रिशिएट किया। एक बात मुझे ये बताइए शलभ जी, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया रात के वक्त, तो क्या मुख्यमंत्री जी रात में आप लोगों को बुला लेते थे अपने पास, और जो अधिकारी थे रात में उनके पास आ जाते थे, या सुबह होने का वेट करते थे? नहीं, घटना के बाद वेट तो बिल्कुल नहीं करते थे। घटना हुई और वो चाहते भी थे कि घटना जिस वक्त हुई है मुझे बताई जाए, उसके लिए चाहे उनको जगाना पड़े, आधी रात की बात हो, चाहे उनको डिस्टर्ब करना पड़े, वो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं भाई घटना मुझे अब सुबह बताना। घटना हुई, इमीडिएटली बताई जाती थी, तत्काल अधिकारी लाइन पे होते थे, फीडबैक होता था, पैरेलल फीडबैक होता था, क्या करना है, कैसे करना, उसका निर्णय स्वयं लेते थे। वो निर्णय स्वयं लेके और चीज़ों को जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचा देते थे तब तक वो शांति से नहीं बैठते हैं। जैसे मुझे ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आम जनता तो ये समझती है ना कि भाई मान लीजिए किसी जिले में क्राइम हो गया तो उस जिले का जो डीएम है या कमिश्नर है वही अपने प्रयासों से एग्जीक्यूट करता हो कि अपराधियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करनी है। तो लेकिन योगी सरकार में ऐसा नहीं है। योगी सरकार में डायरेक्शन सीधे 5 कालिदास मार्ग से आते थे। वो मॉनिटर करते हैं। मेरे ख्याल में फिरोजाबाद में घटना हुई, फिरोजाबाद में एक मर्डर हुआ और उस मर्डर में एक लड़की का मर्डर हुआ और उस लड़की के मर्डर में परिवार के लोग थे, उन्होंने नामजद कर दिया कुछ लोगों को। तो पुलिस के लिए बड़ा आसान था। आमतौर पर पुलिस इस प्रकार के केसेस में चाहती है नामजदगी हो जाए कि भाई ये मर्डर हुआ और फला नामजद हुए, हमने उठा के जेल भेज दिया। तो सीएम साहब ने पूरी घटना पूछी कि भाई क्या घटना है, कहा दोबारा बताओ, फिर बताओ, पूछते रहे, फिर बोले कि काम करना अभी इसमें डिटेन कर लो जो लोग आरोपी हो। कहा था उस वक्त में तो बताया कि साहब आरोपी तो घर पे मिल गए।
कोई अपने घर पे था, कोई अपनी शॉप पे था। बोले अच्छा तो ठीक है, डिटेन कर लो, घटना सही खुलनी चाहिए, डिटेन करो और डिटेन करके इसको घटना पे काम करो, इसके कुछ और भी एंगल हो सकते हैं। और उसके बाद रात में पुलिस कप्तान का फ़ोन आया कि साहब घटना तो दूसरी निकली, ये तो ऑनर किलिंग है, घर में पिता ने मार दिया और पिता ने मारने के बाद जो है नामजद कर दिया। तो अगर उसमें दबाव बना होता सरकार की तरफ से या थोड़ा भी संयम खोया होता तो मुझे लगता है कि असली अपराधी पकड़े नहीं जाते और गलत नामजदगी के आधार पर लोग जेल चले जाते। दूसरी घटना हुई पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक काफ़ी चर्चित संत हैं, एक चर्चित सन्यासी हैं और अपनी बातों को लेकर कई बार विवादों में रहते हैं। दो लड़के उनसे मिलने आए और जब मिलने आए तो उन दो लड़कों को सामान्य छानबीन में वहाँ के लोकल जो सिक्योरिटी गार्ड से उन्होंने पकड़ लिया। तो ये बात लखनऊ तक पहुँची कि भाई काफ़ी विवादास्पद बयान देते रहते हैं वो जो सन्यासी हैं, और उनके पास से दो लड़के पकड़े गए हैं जिनके पास कुछ खास नहीं था। एक छोटा सा जो ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, चाकू भी नहीं, डॉक्टर्स जो यूज़ करते हैं ऑपरेशन के दौरान सर्जिकल नाइफ, तो उनके पास वो मिला है और बच्चे सीधे साधे लग रहे हैं। तो सीएम साहब ने कहा कि नहीं, ये सामान्य घटना नहीं लगती मुझे, इस पे काम करो। काम करना शुरू किया तो ये पता चला कि उन लड़कों के पास जो आधार कार्ड है उसमें उनकी आइडेंटिटी हिंदू है, दोनों हिंदू थे। तो पुलिस ने फिर कहा कि साहब इसमें कुछ है नहीं, और वो लड़के गलती से लेके चले आए थे और पूछताछ हो चुकी है, आधार कार्ड में हिंदू हैं और उनकी पहचान भी दिख रही है, सब कुछ है। तो सीएम साहब ने कहा छोड़ना मत, अभी थोड़ा और इंटरोगेट करो। जब वो इंटरोगेट होने शुरू हुए तो 48 घंटे बाद वो टूटे और उन्होंने कहा कि हिंदू थे पर कन्वर्ट हो चुके हैं। ओके। और कन्वर्ट होकर हमने इस्लाम स्वीकार कर लिया है। बात बताई गई मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री ने कहा भाई कि इस पर चढ़ो, कार्रवाई करो। तो कार्रवाई करने के दौरान ये बात आई कि कन्वर्ट किसने किया, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक मौलाना का नाम आया और कहा कि ये मौलाना है और इन्होंने कन्वर्ट की, उनसे प्रभावित हो कि ये हिंदू से मुसलमान हो गए हैं। और ये मौलाना साहब बड़े चर्चित हैं, कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, बड़ा इनकी आवभगत होती है, बहुत सी देशों में जाते हैं। सीएम साहब ने कहा भाई कोई भी हो, मौलाना को बुलाओ, मौलाना से पूछताछ करो। तो मौलाना साहब बुलाए गए पूछताछ करने के लिए गाजियाबाद में। तो मौलाना साहब जब पूछताछ के लिए आए तो उनके पीछे 20-30 गाड़ियों का काफिला आया। नेचुरली पुलिस प्रेशर में आती थी, अधिकारी प्रेशर में आए थे, उनको लगता भाई इतना बड़े मौलाना है, इनसे क्या ही पूछताछ करेंगे। तो उनको बैठाया 4-5 मिनट चाय वाय पिलाई, छोड़ दिया और सीएम साहब को रिपोर्ट किया कि साहब कुछ निकला नहीं। मौलाना साहब आए थे, बोले मैं तो जानता नहीं हूँ और मैंने हो सकता है कभी कराया हो, कन्वर्ट हो गया हो मुझसे प्रभावित होकर। सीएम साहब ने कहा फिर बुलाओ और थोड़ा सख्ती से पूछताछ करो। कुछ को डांटा वाटा भी कि नहीं तुमने सख्ती से पूछताछ की, थोड़ा सख्ती से पूछताछ करो। फिर बुलाए गए मौलाना साहब 7-8 दिन बाद। फिर वो आए अपना अचकन पहन के पूरा और 20-22 गाड़ियों के काफिले के साथ। फिर पुलिस ने थोड़ी कड़ाई से पूछताछ की, लेकिन वो अड़े ना कि नहीं साहब इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा कैसे होता है और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। फाइनली सीएम साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि आप पूछताछ कर नहीं पा रहे हो, मैं लखनऊ से टीम भेजता हूँ। लखनऊ से टीम गई, मौलाना साहब लाए गए। सबसे पहले तो उनके साथ जो लोग पीछे काफिले में आए थे उनको खदेड़ा गया और मौलाना साहब को पुलिसिया स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, योगी जी वाला ट्रीटमेंट अब जो देना चाहिए। और भाई साहब पुलिसिया जो ट्रीटमेंट मिला उनको, तो मौलाना साहब 4 घंटे में टूट गए। और 4 घंटे में टूटते मौलाना साहब ने बताया कि मैंने अब तक 5000 से ज़्यादा बच्चों को कन्वर्ट किया है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, कौन से बच्चे कन्वर्ट होते थे? जो बच्चे मूक बधिर थे। जो मूक बधिर बच्चे होते हैं वो कई बार अपने को घर में उपेक्षित महसूस करते हैं। तो ये मौलाना और उनकी पूरी टीम ऐसे बच्चों के लिए एक NGO चलाती थी कि भाई आप फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाएंगे, बच्चों को काउंसलिंग करेंगे, इनको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है सिखाएंगे। और ऐसा करते करते उस मौलाना ने करीब 5000 से ज़्यादा बच्चों को कन्वर्ट कर दिया था, जिसमें गुड़गांव का एक यादव बच्चा था। जो यादव बच्चा घर में कुरान पढ़ना उसने शुरू कर दिया था। उसके मदर फादर ने विरोध किया तो एक दिन वो अपनी माँ का गला दबाने लगा था। पूरा केस वर्कआउट हो गया। ये पता चला कि वो जो सन्यासी हैं उनकी हत्या की पूरी तैयारी थी और पूरा केस वर्कआउट हुआ। तो इस प्रकार से बहुत सी घटनाएं ऐसी है जिसमें खुद मॉनिटर करते हैं, इंटरेस्ट लेके मॉनिटर करते हैं और उनको चिंता रहती है कि नहीं चीज़ें सही खुलें और चीज़ें सही ढंग से खुलें।
शलभ जी, एक मेरा सवाल आपसे आपकी पत्रकारिता को लेकर है। जब आप पत्रकार थे तो आपने बहुत धारदार तरीके से आपने मुद्दे उठाए, लेकिन जैसे ही आप राजनीति में आए तो मीडिया आपको जिहादी लगने लगी। आपने एक ट्वीट किया था, मुझे अभी भी याद है, कि जी। मुरादाबाद का शायद उपचुनाव चल रहा था जी। और आपने कई चैनलों के पत्रकारों के नाम लिखे, शायद सारे मुस्लिम पत्रकार थे, उसमें हमारे चैनल का भी एक पत्रकार था। तो अपने मीडिया जिहाद का एक शब्द आपने यूज़ किया। तो ऐसा क्यों शलभ मणि त्रिपाठी को लगा? क्या मुसलमान पत्रकार नहीं हो सकते? क्या हर मुसलमान एक जिहादी है? नहीं, हो सकते हैं। कमाल खान साहब पत्रकार थे और कमाल खान साहब से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ आज भी। कमाल खान पत्रकार थे। मैंने कमाल खान की स्टोरी देखी है। उनकी एक स्टोरी थी, हम लोग जब पत्रकारिता की शुरुआत कर रहे थे तो उनकी एक स्टोरी थी कमाल के राम। तो मैंने ऐसी स्टोरी देखी तो उन्होंने उस स्टोरी में बताया था कि कैसे वो रामलीलाओं में जाते थे और उसको एंजॉय करते थे, कैसे भगवान राम के चरित्र से वो मर्यादा सीखते थे। तो कमाल खान जैसे लोग हमारे लिए बहुत उनके प्रति आदर है हमारे मन में। लेकिन ये जो घटना हुई थी जिसकी आप बात कर रहे हैं, बहराइच के भीतर एक हत्या हुई। नवरात्र के दिन चल रहे थे, माँ दुर्गा का एक जुलूस निकल रहा था और वो प्रशासन ने कहा कि भाई ये मुस्लिम इलाका, यहाँ से निकल नहीं सकते। तो एक नौजवान था, उसने कहा कि भाई भारत में कोई हिंदू इलाका और मुस्लिम इलाका नहीं है, हम उस रास्ते जाएंगे। और जब उस रास्ते पर निकले तो उनको छत से गोली मारी गई, अगर आपको याद हो। मुझे याद अच्छी तरह। आपको याद है, उनकी बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई। हम लोगों ने घटना पूरी देखी, सबको नजर आ रहा था कि अनावश्यक हत्या की गई है, एक बेगुनाह को मारा गया है। इसके बावजूद ग्राउंड जीरो से जो स्टोरीज आ रही थी, उन स्टोरीज में उल्टे उसी को गुनाहगार ठहराया जा रहा था। जो व्यक्ति मरा था, जो निर्दोष व्यक्ति मरा था, गरीब व्यक्ति था, और ये कहा जाता है साहब कि इन्होंने ऐसा कर दिया तो साहब ऐसा कर दिया, उस इलाके में चले गए। तो मैंने पूछा ये कारण क्या है? ये घटना बिल्कुल विजिबल है, स्पष्ट है कि घटना में अपराध हुआ है और एक व्यक्ति अगर मान लीजिए कुछ जाने अनजाने उसने त्रुटि कर दी तो उसको गोली मारना तो जायज़ नहीं ठहरा सकते। लेकिन ग्राउंड जीरो से यूट्यूबर्स टूट पड़े और दुनिया भर के लोग कि नहीं साहब ये अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हत्या नहीं होती। तो मैंने पता किया, भाई जरा पता करो क्या है। तो बहराइच में मैंने लिस्ट निकाली और बहराइच में 73 पत्रकारों की लिस्ट निकाली, उसमें 72 मुसलमान। तो मेरा दिमाग ठनका कि अरे ये रिपोर्ट्स उनके माध्यम से आ रही है और उनको समाज ये मान रहा है कि ये पत्रकार हैं। जो लोग पहले जिनके मन में ये है कि हमारे लिए हमारा दीन पहले है, हमारा जो मजहब है वो पहले है, वो कैसे पत्रकारिता करेंगे? उनसे आप कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे? हम लोगों ने पत्रकारिता की है, आप भी पत्रकारिता कर रहे हो और ठीक है, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, पर हाँ माइक पकड़ा तो पत्रकारिता के पेशे के साथ न्याय करने का प्रयास किया। फिर मैंने जिलों से निकलवाना शुरू किया। मुरादाबाद की स्थिति खराब है, रामपुर की स्थिति खराब है। तो ये अनुराग भाई आने वाले समय की बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे अगर याद हो, मुझे क्षमा कीजिएगा, तो आपने भी मुझसे कहा कि आपको भी नहीं पता था कि आपका रिपोर्टर मुस्लिम है। ऐसे बहुत से लोगों ने फ़ोन किया। हाँ, लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो हमारा रिपोर्टर है वो अपनी पत्रकारिता जिम्मेदारी के साथ करता होगा और कभी मैंने उसकी रिपोर्टिंग में ऐसी बायसनेस नहीं देखी कि भाई वो हिंदू मुस्लिम जैसी करता मतलब मैं उसकी निष्ठा पर सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन आप जरा देखिए ना कि आपको भी पता नहीं चला कि आपका रिपोर्टर वहाँ मुसलमान कैसे आपका रिपोर्टर मुसलमान है। और ये बताओ, ये आप पता करिएगा, आप पत्रकार हैं, आप पता करिएगा जो जिलों में हिंदू पत्रकार हैं उनको स्ट्रेटजिकली घेराबंदी करके निकाला जाता है, उनसे खबरें छुड़वाई जाती हैं। एक पूरा नेक्सस है जो कोशिश करता है कि भाई इनको निकाल के बाहर करो। तो ये मीडिया जिहाद इसलिए है कि अगर एक मुस्लिम पत्रकार है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपना काम कर रहा है, तो वो दूसरी जो भर्ती कराने का प्रयास करता है, चाहे वो कैमरामैन हो चाहे रिपोर्टर हो, वो ये प्रयास करता है कि मैं मुस्लिम को ही भर्ती कराऊं। तो इट्स पार्ट ऑफ मीडिया जिहाद। अगर बहराइच में 100% मुस्लिम पत्रकार काम कर रहे हैं, रामपुर में 100% मुस्लिम पत्रकार हैं, मुरादाबाद में 100% मुस्लिम पत्रकार हैं, तो ये जो लोग कहते हैं ना कि भागीदारी कहाँ पे है, ये वहाँ क्यों नहीं पूछते भागीदारी कहाँ पर है? कोई अनुसूचित व्यक्ति का भी हो सकता है, समाज का व्यक्ति भी हो सकता है, और भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत स्ट्रेटजी के तहत, बहुत एक रणनीति के तहत, और मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है। हाथरस की घटना को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ, मुझे याद आता है शायद उसका नाम कप्पन था। आप सोचिए, साउथ दक्षिण भारत का पत्रकार और हाथरस की घटना में घी डालने यहाँ पे चला आया, गिरफ्तार हुआ, भरपूर कानूनी इलाज भी हुआ, राहुल गांधी उसके मातम मनाने भी गए। तो कप्पन जो है वो वहाँ पर इस्लामिक एजेंडा थोपने चला आया, कहाँ पर? हाथरस में। तो मैं कैसे मान लूँ कि जो हाथरस में बैठे हुए हैं वो अपना एजेंडा नहीं थोपते होंगे? और मैंने देखा है, बहुत सी खबरों में देखा है कि किस प्रकार से खबरों के साथ छेड़छाड़ होती थी, अन्याय होता था।
तब क्या है कि तब उस स्थिति में नहीं थे बोल पाए, आज बोलते हैं। तो मैं मानता हूं कि मीडिया जहाद है और इससे बचना होगा, वरना आने वाले समय में चुनौतियां बहुत बढ़ेंगी। चलिए शलभ जी, बात पत्रकारिता की बहुत हो गई, अब थोड़ा ब्राह्मण राजनीति पे बात कर लेते हैं। क्योंकि आप वैसे तो आप सभी जातियों को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन चूंकि आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण राजनीति से जुड़ा सवाल आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है। 23 दिसंबर 2025 को जो आपके विधायक पाठक जी हैं, शायद पीएन पाठक जी, उनके यहाँ एक सहभोज बैठक हुई थी। शायद आप भी उस बैठक में जाने वाले थे, लेकिन अचानक आपके पास कहीं से फोन आया, आप गए थे बैठक में? मुझे किसी का फोन नहीं आया। पीएन पाठक जी हमारे विधायक हैं, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक मंगलवार का ही दिन था, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सुंदरकांड हो रहा है। तो मैंने कहा मेरा तो व्रत है। तो बोले कि लौकी की खीर भी होगी, तो बैठते खाते हैं। तो हाँ ठीक, आते हैं। गया वहाँ पे, बैठे थे बहुत सारे लोग। मैंने उनको देखा तो मुझे सब विधायक, सम्मानित विधायक लगे। मीडिया ने और लोगों ने देखा तो उनको ब्राह्मण विधायक लगे। पर हाँ, देखने का नजरिया सबका हो सकता है, और हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन कोई इसमें संकोच भी नहीं है कि हाँ भाई बैठ गए थे, बात कर लिए, इसमें क्या अपराध कर लिया। बैठे, अच्छी बातें हुई, चर्चा पर चर्चा हुई। ये भी चर्चा हुई कि भाई बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक अभाव में हैं, समाज के भी हो सकते हैं, ब्राह्मण समाज के भी हो सकते हैं, किसी भी समाज के हो सकते हैं। तो उनको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उनकी हम कैसे मदद कर सकते हैं। हम लोग आपस में अगर किसी की मदद कर पाए तो मदद करें। अब उसमें किसी ने कह दिया साहब कि साइन हुआ है। वो साइन क्या था? रवि शर्मा जी हमारे माननीय विधायक हैं झांसी के, उन्होंने किसी दिन शायद मुझे फ़ोन किया होगा, तो मैं जनता दर्शन में रहा हूँगा, मेरे सहयोगी ने फ़ोन उठाया होगा, उसने मुझे कम्युनिकेट नहीं किया। तो रवि शर्मा जी ने मुझसे कहा कि मैंने आपको फ़ोन किया था और आपके सहयोगी ने आपको लगता है बताया नहीं। मैंने कहा हाँ, ये मुझसे त्रुटि हो गई और मुझे तो मेरे सहयोगी ने बताया नहीं। तो उन्होंने उठाकर कहा भाई कि ऐसा है, नंबर सेव कर लीजिए। और चूंकि सीनियर विधायक है हमसे वो, तो उन्होंने कहा कि आप आगे एमएलए लिख के रवि शर्मा सेव कर लो, और हम सबके पास एमएलए लिख के नंबर सेव होने चाहिए, ताकि आप बाद में कॉल हिस्ट्री चेक करेंगे। मान लीजिए सहयोगी ने नहीं बताया तो भी आप कॉल हिस्ट्री चेक कर लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम नंबर कर लिया। लेकिन वहाँ पर एक अच्छी बातचीत हुई, एक सद्भाव की बात हुई, सकारात्मक बात हुई। लेकिन कुछ लोगों ने उसको अलग तरह से तूल दिया, अलग तरह से उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो कोई उससे हम उस पर बैकफुट पे नहीं है, बैठे बात किया, गुनाह नहीं किया। बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम और आप बैठे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति कह सकता है कि दो पत्रकार बैठे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति कह सकता है भाई कि देखो एक दूसरी बिरादरी का व्यक्ति बैठा है, दूसरी बिरादरी का व्यक्ति बैठा है। तो देखने वाले के नज़रिए पे ये डिपेंड करता है। लेकिन बैठ लिया, बातचीत कर लिया, तो कोई वो अपराध नहीं था। और उसको जो भी पॉलिटिकल है, जो भी समझदार व्यक्ति है, उसने उसको अपराध के तौर पे माना भी नहीं। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बिना आप लोगों से बात किए बगैर नोटिस कैसे भेज दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्योंकि किसी को भी कोई जज जब फैसला सुनाता है तो दोनों पक्षों को सुना जाता है। तो आपको लगता नहीं कि भाई कम से कम आप लोगों की बात सुनी जानी चाहिए थी? और पार्टी के विधायक हैं, ऐसा नहीं कि भाई दूसरी पार्टी के विधायक हैं, उनसे पूछते। सुनी गई। प्रदेश अध्यक्ष जी सहज हैं। लोगों ने उनको अभी तक सांसद के तौर पे, भारत सरकार के मंत्री के तौर पर, अब अध्यक्ष के तौर पे देखा है। सहज व्यक्ति हैं। उन्होंने वही किया जो एक प्रदेश अध्यक्ष को उस वक्त समझ में आया। उनको लगा कि भाई हमें करना चाहिए, तो उन्होंने किया। और उसमें कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहा। सबसे उनकी भेंट होती है, सबसे बात होती है, और उनको भी पता है, सबको पता है कि इसमें नकारात्मक कुछ नहीं था। लेकिन ठीक है, उस वक्त उनको लगा कि एक अभिभावक होने के नाते, एक मुखिया होने के नाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी की बात करती है, सभी की राजनीति करती है, और जिस तरह से इस पूरी घटनाक्रम को प्रस्तुत किया गया मीडिया के एक समूह की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से, उसको लेकर एक भ्रम उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने उसको लेकर अपनी एक भूमिका बताई कि भाई हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। और ठीक है, आप मेरे शुभचिंतक होंगे, अगर आपको भी लगेगा कि शलभ भाई को लेकर कोई इस प्रकार की बात हो रही है, तो आप भी मुझे शुभचिंतक के नाते कहेंगे। तो उन्होंने एक वेलविशर के तौर पे, एक पार्टी के मुखिया के तौर पे उन्होंने एक सुझाव दिया, कहा, और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ब्राह्मणों ने इसे अपने अपमान के रूप में लिया, ये नैरेटिव सेट किया गया। और ये नैरेटिव सेट ना भी हो, लेकिन बात तो सही है कि भाई आप लोगों ने जब आपने बता दिया कि भाई सहभोज बैठक केवल खाने पीने के लिए थी, और हमारे समाज के जो लोग हैं उनके कौन आर्थिक रूप से परेशान है, कौन कैसे परेशान है, उसको लेकर थी, तो नोटिस का तो कोई इशू ही नहीं था। नोटिस कहना अनुराग भाई उसको बहुत उचित नहीं होगा। नोटिस होती तो व्यक्तिगत नोटिस सबके पास आती। मेरे पास तो कोई नोटिस आई नहीं, और मेरे सहयोगी जो विधायक थे उनमें किसी के पास नोटिस नहीं आई। एक सुझाव
के तहत और एक अभिभावक की भूमिका में उन्होंने कहा था, और फौरी तौर पर कुछ भ्रम जरूर उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं है, कुछ भ्रम मीडिया ने उत्पन्न कर दिया और कुछ विरोधियों ने कर दिया कि मीडिया ने भ्रम उत्पन्न कर दिया? किया। आप तो खुद पत्रकार रहे हैं शलभ जी। करता है, और जहां चिंगारी उठती है वहीं आग लगती है। अनुराग भाई, मीडिया भ्रम उत्पन्न नहीं करता, ये आप भी नहीं कह सकते। मीडिया भ्रम उत्पन्न करता है। एक किसी घटना को किस प्रकार से प्रस्तुत करना, कई बार मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब मैं पत्रकारिता करता था तो बहुत से लोग लाल चश्मा पहन के काम करते थे, तो उनको पूरी दुनिया लाल ही नज़र आती थी, लाल क्रांति नज़र आती थी। तो अब वो विषय पुराना है, मैं उस पर नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, ये आप नहीं कह सकते कि मीडिया तूल नहीं देता। बहुत सी घटनाओं को तूल देता है, बहुत सी घटनाओं को अपने तरीके से कहता है। उनका देखने का नज़रिया अलग होता है। ये कप रखा हुआ है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है, वहाँ से दिख रहा है उसको वैसा दिख रहा है। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है, मीडिया ने उसको तूल देने का प्रयास किया, लेकिन चीज़ें सबको समझ में आ गई बाद में, सबको पता भी चली, और हमारे समाज को भी चीज़ें पता चली कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, कहीं कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं था, और सब कुछ ऑल इज वेल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आजकल एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि ब्राह्मण भाजपा से बहुत ज़्यादा नाराज हैं, उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष से नाराज़गी है। इसके अलावा अब आपने देखा होगा कि एक परीक्षा, दरोगा भर्ती की परीक्षा थी, उसमें ब्राह्मणों के अपमान को लेकर एक शब्द लिखा गया था। क्या ये माने कि भाई भाजपा का टाइम अच्छा नहीं चल रहा कि लगातार ब्राह्मण नाराज तो होते चले जा रहे हैं? चुनाव नज़दीक आ गया है, चुनाव नज़दीक आ गया है, तो निश्चित तौर पे 2024 का चुनाव आपने देखा है, तो 2024 के चुनाव में समाज के अलग अलग वर्गों को भी उकसाया गया। तो ये प्रयास तो होगा, चुनाव नज़दीक है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हैं, खाली बैठी हुई हैं, सत्ता से बाहर हैं। भारत देश के भीतर 14 से बाहर है, उत्तर प्रदेश में 17 से बाहर, तो कुछ तो करेंगे ना वो। और ठीक है, कुछ घटनाएं हो जाती हैं, नहीं होनी चाहिए, जैसे दरोगा भर्ती की आपने जिक्र किया, तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया तो उसको ऐसा नहीं कि जानबूझ के किसी ने कर दिया। हाँ, जिन्होंने किया वो घेरे जाएंगे। मेरा भी सवाल था कि भाई इस सवाल के इस विकल्प का कोई मतलब नहीं था, लेकिन जानबूझ के कोई एक व्यक्ति कर सकता है, कोई संस्था नहीं करना चाहेगी, कोई संगठन नहीं करना चाहेगा, तो व्यक्ति चिन्हित भी हुआ, आगे कार्रवाई भी हुई। घटनाओं को लेकर विपक्षी दल इशू बनाते हैं, बनाना भी चाहिए, राजनीति का अर्थ है ये। हम भी इशू बनाते थे, वो भी इशू बनाते हैं, लेकिन स्पष्टता बहुत है अनुराग भाई। परिवार है, परिवार में कई बार 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चे को लगता है कि मुझे साइकिल नहीं मिली, बड़े वाले को मोटरसाइकिल मिल गई, तो एक द्वंद्व घर में चलता है और सकारात्मक द्वंद्व होता है, लेकिन घर के बाहर चीज़ें नहीं जाती। जो हमारा समाज है, उस समाज ने 2014 के पहले देश में और 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में बहुत अपमान देखा है, बहुत कुछ झेला है। कन्नौज के भीतर हमारे कार्यकर्ता थे मिश्रा जी, उनका गला काट लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप मुझे बताइए कि काशी विश्वनाथ में किस प्रकार के वहाँ जो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग थे उनके साथ किस प्रकार की ज़्यादती होती थी। अयोध्या में हमारे समाज के लोग यात्रा निकालते थे, पूजा पाठ करने जाते थे, उन पर गोलियाँ चलती थी, उन पर लाठियाँ चलती थी। तो ये ठीक है कि भाई समाज की अपेक्षा होती है कि हमें और मिलना चाहिए, और ये होनी भी चाहिए अपेक्षा, लेकिन हमारा समाज बहुत समझदार समाज है। जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनको यूं ही नहीं श्रेष्ठ कहा जाता है, वो उन्होंने श्रेष्ठता साबित भी की है। अभी आप देखिए वो बच्चा जो काशी के भीतर जिसने महेश रेखे, आप देखिए उन्होंने ऋग्वेद पे उनकी ऋचाओं को किस प्रकार से पढ़ा। तो ये समाज पढ़ा लिखा समाज रहा है, समझदार रहा है, और जो सबसे अच्छी बात है कि बहुत बार ऐसा हुआ कि खुद पर झेल कर भी उन्होंने राष्ट्र को आगे रखा। ब्राह्मण समाज ने अगर अपने साथ कुछ ऐसा हो भी गया जो उनको पीड़ा दिया जिस चीज़ ने, उसके बाद भी उन्होंने देश को, धर्म को, न्याय को हमेशा आगे रखा। स्वामी अविभूतेशानंद जो शंकराचार्य हैं, उनके साथ जो हुआ, आपके साथ अधिकारियों ने जो किया, क्या उससे शिरोमणि त्रिपाठी को पीड़ा हुई? देखिए, अधिकारियों को वहाँ पे अधिकारियों का काम ही होता है कि उनको टैक्टफुली हैंडल करना चाहिए चीज़ों को। मुझे लगता है कि वहाँ पर टैक्टफुली हैंडल होना चाहिए था, लेकिन स्वामी जी का हम सब बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी भाषा अगर आप देखेंगे तो आप उनकी भाषा देखिए, आप क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं? हम सब किसी को नहीं भी जानते हैं और कोई भगवाधारी होता है तो हमारी आंखें उनके आगे श्रद्धा से झुक जाती हैं, लेकिन आप एक बहुत अच्छे पद पर हैं, देश दुनिया के लोग आपका सम्मान करते हैं। आप मानते हैं वो शंकराचार्य हैं? मैं उस विवाद में पढ़ना ही चाहता, ये मेरा विषय नहीं है। मैं वहाँ की जिलाधिकारी ने तो कह दिया था कि आप शंकराचार्य हैं ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ कि मैं किसी धर्म पीठ पर बैठे हुए व्यक्ति पर कोई टिप्पणी करूँ।
मैं उनका भगवा देखता हूँ। और वो भगवा कोई किसी को एक मंत्र आता हो चाहे किसी को 1 करोड़ मंत्र आते हैं, अगर भगवाधारी हैं तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। हर हिंदू को करना चाहिए। ये आवश्यक नहीं कि सब कोई बहुत प्रकांड ही हो। हम लोग महर्षि वाल्मीकि की भी पूजा करते हैं और बचपन से करते हैं। रैदास जी की भी पूजा करते हैं। तो हमने भगवा जिसको देखा उसके आगे श्रद्धा से हम नतमस्तक हुए। लेकिन भगवा जिन्होंने पहना है उनको भी समझना चाहिए कि भगवा का सम्मान क्या है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए एक डेमोक्रेटिक सेटअप में बार बार चुन के जो मुख्यमंत्री आ रहा है, जो स्वयं भी भगवाधारी हैं, उनके लिए इस प्रकार के शब्दों के उपयोग से आपको बचना चाहिए। और मुख्यमंत्री का उससे कुछ हो ना हो, लेकिन भगवा को जरूर चोट पहुंचती है, विचारधारा को जरूर चोट पहुंचती है। लेकिन जो कुछ भी शंकराचार्य के साथ हुआ, इस मामले ने भी बहुत तूल पकड़ा और ब्राह्मणों ने इसको अपनी अस्मिता के तौर पर लिया कि एक ब्राह्मण एक शंकराचार्य का अपमान हो रहा है। आपके पास भी बहुत लोगों के फोन आते होंगे कि देखो भाई आपकी सरकार क्या कर रही है, तो कैसे आपने टैकल किया हुआ? नहीं, ये आपकी बात सही है कि तात्कालिक तौर पे बहुत से लोगों ने उस पर रिएक्ट किया, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने ये देखा कि जो और भी शंकराचार्य लोग थे और भी जो संत लोग थे वो सब जा रहे थे आसानी से, सबने कहा भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो लोगों को क्लियर हुआ। देखिए, आप तो बहुत मजे हुए पत्रकार अनुराग भाई, आप इस बात को जानते हैं कि ग्राउंड जीरो से जो पहली इन्फॉर्मेशन आती है वो बहुत रॉ होती है। तो पहली इन्फॉर्मेशन जो आती है वो आखिरी इन्फॉर्मेशन भी हो, ऐसा नहीं होता है। तो धीरे धीरे समाज भी चीज़ों को समझता है, समाज भी देखता है, समाज सबकी प्रतिक्रियाओं को देखता है, समाज किसकी क्या गतिविधि है उसको भी देखता है, और समाज ये भी देखता है कि भाई आप कितना गरिमा के साथ चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं ही जा रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है मैं विधायक हूँ, कोई नहीं पहचान पाता, कोई टोल पे जा रहा है, मान लीजिए नहीं है साथ में सिक्योरिटी, तो टोल वाले ने हाथ देकर रोक दिया कि भाई आप वो दिखाओ। होता है कई बार कि भाई आप हो कि नहीं विधायक हो, तो मुझे भी समझना पड़ेगा कि मैं विधायक हूँ और एक 120 रुपए के टोल के लिए मैं उससे उतर के वहाँ विवाद नहीं करूँगा। मैं उसको कहता हूँ ठीक है भाई, तुझे अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो कोई बात नहीं, टोल काट ले। हाँ, अगर लगा कि बहुत खराब व्यवहार है तो मैं उसके आगे शिकायत कर दूंगा। लेकिन हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर मैं भगवाधारी हूँ या मैं भगवा का सम्मान देखना चाहता हूँ तो उस सम्मान पे कहीं से चोट ना पहुंचे। भले शलभ त्रिपाठी को व्यक्तिगत पीड़ा कुछ भी हो जाए, हो सकता है कभी कुछ मुझे व्यक्तिगत पीड़ा हो जाए, पर मेरे किसी व्यवहार से अगर हिंदुत्व को चोट पहुंचती है, सनातन एकता को चोट पहुंचती है, भगवा एकता को चोट पहुंचती है, और मैं उसको और चोट पहुंचाने का काम करता हूं, उसको तोड़ने का काम करता हूं, तो मैं कैसे मान लूं कि मैं सही कर रहा हूं? तो मुझे हमेशा पीड़ा सह के भी, तकलीफ सह के भी, और सनातन एकता को, हिंदू एकता को हमें मजबूत करना चाहिए। शलभ जी, वैसे देखिए, आप मेरी बात ये माने ना माने, चाहे ब्राह्मण सहभोज का मामला हो, दरोगा परीक्षा वाला मैटर हो, या विमुक्तेश्वर वाला मैटर हो, इसने पूरे मामले ने नैरेटिव तो ये सेट कर ही दिया कि जो आपकी सरकार है वो ब्राह्मण विरोधी है और ब्राह्मणों को वो स्थान नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव हैं, उन्होंने भी इस मामले को अच्छी तरह से कैश करने का काम किया। उन्होंने अभी मुक्तेश्वर के पक्ष में बयानबाजी की और उनसे मिलने भी वो गए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को भी लुभाना चाहती है। आपको लगता है कि अखिलेश यादव जिस तरह से पहुंचे शंकराचार्य जी के पास, तो उनकी मंशा यही है कि भाई मैं ब्राह्मण को दिखा सकूं कि भाई एक मुख्यमंत्री जो है वो एक शंकराचार्य का अपमान करा रहा है, और एक पूर्व मुख्यमंत्री और जो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है एक पार्टी का, वो उनका मान सम्मान करने जा रहा है। आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा आपने कहा कि नैरेटिव बिल्डअप हो गया है कि सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ है। अगर ये नैरेटिव बिल्डअप होता और सच होता तो 2022 में सरकार रिपीट नहीं होती। और तब जबकि ये बिकरू कांड हुआ था, एनकाउंटर्स हुए, बहुत सारी कंट्रोवर्सी उस पर हुई, लेकिन हम तो सारी सीटें जीत गए कानपुर के आसपास की। क्यों जीते कि नहीं जीते? बिल्कुल जीते। मैं कह रहा हूँ ना, देखिए हमारे अपने लोग, मैं आपसे थोड़ी देर के लिए नाराज हो सकता हूँ, लेकिन अनुराग चड्ढा का दुश्मन नहीं हो सकता ना। मुझे अनुराग चड्ढा में और दूसरों को चुनने की अगर बारी आएगी तो मैं अगर थोड़ी किसी बात को लेकर नाराज भी हूँ ना, तो मैं चुनूंगा आपको, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे हित का ही काम करेंगे, अहित नहीं करेंगे। तो ये नैरेटिव तो है नहीं, पहली बात तो। हाँ, ये नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास जरूर किया जाता है। दूसरा आपका जो सवाल था कि अखिलेश जी मिलने गए थे शंकराचार्य जी से, आप वो तस्वीरें भूल सकते हैं जब शंकराचार्य जी को लाठियों से पीटा गया था, याद है आपको? काशी में कितना मारा था उनको, बुरी तरह मारा था। तो अब शंकराचार्य जी किन्हीं वजहों से उसको भूल भी जाए, पर वो शंकराचार्य जी पे लाठी नहीं थी, वो भगवा पर लाठी थी, हिंदुत्व पर लाठी थी। और हिंदुत्व को मानने वाले लोग और सनातनी, उनको तो इस प्रकार की लाठियाँ गोलियाँ झेलने की आदत पड़ गई थी। अयोध्या में मारे जाते थे,
काशी में मारे जाते थे, मथुरा में मारे जाते थे, गोरखपुर में मारे जाते थे। तो शंकराचार्य जी भले उस बात को भूल गए हों, पर हिंदू समाज नहीं भूला, सनातनी नहीं भूले। और मैं फिर कह रहा हूँ, उसको ब्राह्मण से मत जोड़िए। ब्राह्मण बहुत नेशनलिस्ट है, बहुत राष्ट्रवादी हैं, सबको लेकर चलने का काम किया हमेशा। ठीक है, कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं, बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन आप विवाह के संस्कार देख लीजिए, चाहे मृत्यु के संस्कार देख लीजिए, हर समाज की भागीदारी उस कार्यक्रम होती है। तो कोई भी हिंदू शंकराचार्य जी पर चली हुई लाठी भूल नहीं सकता, भले शंकराचार्य जी स्वयं भूल जाएं और अखिलेश जी से मिलने। पहली बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी लुभाने का प्रयास कर रही है, करना चाहिए लुभाने का प्रयास, लेकिन फिर बीएचयू के भीतर आपका हिमांशु यादव जाता है और अंदर जाके कॉलेज के अंदर कैंपस में घुसता है, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर घुसता है और एक बच्चे से पूछता है भाई तुम्हारा नाम क्या है, वो बच्चा अपना नाम मिश्रा बताता है, उसको बुरी तरह मारता है। ये कैसे रोक पाओगे? क्योंकि अंदर से आपके मन में जहर है, अंदर से आपके मन में नफरत है। मैं तो हैरान हूं कि भाई समाजवादी पार्टी के भीतर जो ब्राह्मण नेता बैठे हैं, जो भाजपा तो जाति की राजनीति नहीं करती, शलभमणि त्रिपाठी छोटे से कार्यकर्ता है, इस नाते विधायक है, ब्राह्मणों के नाते विधायक नहीं है, लेकिन जो जाति की राजनीति करते हैं, जो कहते हैं भाई कि हमने ब्राह्मण इतना दे दिया तो इनका ऐसा कर दिया, वो खामोशी से क्यों बैठे हैं? माता प्रसाद पांडे जी का हम सब बहुत सम्मान करते हैं, बीएचयू की घटना पे एक भी उनका कोई स्टेटमेंट आया? और बाकी जो उनके नेता हैं जो ब्राह्मण राजनीति की बात करते हैं, किसी का स्टेटमेंट आया? एक लड़का जो पढ़ने में बहुत तेज है, मेधावी है, वो अंदर बैठा हुआ और एक समाजवादी पार्टी का नेता घुसता है और उसकी जाति पूछ के उसको मारता है। तो ये कैसे स्वीकार है? ब्राह्मण समाज नहीं देख रहा है क्या? और ब्राह्मण समाज ने देखा नहीं क्या 2017 के पहले जो हुआ है? मुकदमे होते थे, जमीनें कब्जा होती थी। सबसे ज्यादा अगर कोई उत्पीड़ित रहा है समाजवादी पार्टी की सरकार में तो दो समाज रहे, अनुसूचित समाज और ब्राह्मण समाज। अनुसूचित समाज के साथ भी अत्याचार हुआ। बहन मायावती जी से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि एक चुनी हुई मुख्यमंत्री, मतलब एक मायावती जैसी लीडर को जो लोग जान से मारने को सोच सकते हैं, वो क्या दलितों का सम्मान करते होंगे? आप सोचिए, जो मायावती जी को मारना चाहते थे, बचाया किसने? ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने अपनी जान पर खेल के बचाया। इससे बड़ा सामाजिक समरसता का उदाहरण क्या हो सकता है कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी भी बाकी नेताओं की तरह भाग सकते थे, लेकिन मैं उनको श्री चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन्होंने हमको ये गौरव दिया कि आज हम कहते हैं कि बहन मायावती जी की जान अगर बची तो पंडित ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की वजह से बची। और आज वो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति देख नहीं रहे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके साथ क्या हुआ। आज जब सरकार से बाहर है, लगातार सोचिए 2 बार से बाहर है, तो स्थिति है कि अगर कोई घटना हो जाती है कहीं मैनपुरी या कहीं पर गलत हो गया, तो ब्राह्मण समाज के लोगों के खिलाफ जहर उगलना शुरू करते हो, मारना शुरू करते हो, पीटना शुरू करते हो। तो कल को भगवान न करेगा पावर में आ गए तो 2 ही समाज सबसे ज्यादा मारे जाएंगे, अनुसूचित समाज और ब्राह्मण समाज। शलभ जी, आपने कहा कि आप जात पात की राजनीति नहीं करते और ब्राह्मण राजनीति नहीं करते, शायद इसी वजह से यूजीसी के मुद्दे पर आप लोग चुप हैं। नहीं, हमने बोला, मुझे लगता है कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, शायद आपने भी नहीं देखा होगा। जिन्होंने मुझसे पूछा, इसके पहले आज तक पे कुमार अभिषेक जी का इंटरव्यू हुआ, उसके पहले भी हुआ। देखिए, मैं कहता हूँ यूजीसी के मुद्दे पर कोई भी कानून, अनुराग भाई, कानून का मतलब ये है कि कानून सबको सुकून दे, सबको सुरक्षा का एहसास कराए। और ऐसे में यदि कोई कानून ऐसा बनता है जिसको लेकर किसी एक वर्ग को ऐसा लगता है कि हम असुरक्षित हो गए या एक किसी समाज को लगता है कि हम पीड़ित हो गए, तो मुझे लगता है कि उस कानून में खामियां है और इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट ने उसको रोका है। सुधार होने चाहिए, सुधार करने चाहिए। जिस भी वर्ग के मन में इस बात को लेकर संशय है कि इस कानून का बेजा इस्तेमाल होगा, दुरुपयोग होगा, उनके मन से वो डर निकालने की कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कानून तो सर्वग्राही होना चाहिए, सर्व स्वीकार होना चाहिए, जिसका सब कोई उसको स्वीकार करे। अगर किसी भी प्रकार से किसी भी वर्ग को ऐसा लग रहा है कि नहीं इस कानून में हमें निशाना बनाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो कानून पूरी तौर पर दुरुस्त नहीं है। और यूजीसी एक संस्था है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी के नाते उन्होंने जो बनाया है, जो भी कानून तैयार किया, उस कानून में कहीं ना कहीं कमियां थी और इसीलिए उसको ठीक करना चाहिए। आप मानते हैं कि ग्राउंड पर यूजीसी का काफी असर है, रिएक्शन है लोगों में बहुत ज्यादा? आपसे लोग बात करते होंगे कि भाई आपकी सरकार है, कैसे इस तरह का कानून बना देती है? नहीं, निश्चित तौर पे लोगों ने सवाल किए, सवाल करने भी चाहिए। लोग अगर चुन के भेजते हैं, लोग विश्वास के साथ आशीर्वाद देते हैं, तो अधिकार है उनको, सवाल पूछने का भी अधिकार है। शलभमणि त्रिपाठी का मुर्दाबाद करने का भी अधिकार है और शलभमणि त्रिपाठी को कटघरे में घेरने का भी अधिकार है। लेकिन हमने उनको बताया, हम लोगों ने भी समझाया और उन्होंने भी समझा। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया, रोका उसको। और मुझे लगता है कि आगे चल के जो भी होगा वो सबके लिए बहुत अच्छा होगा, सर्वग्राही होगा।
कोई भी किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा और कोई भी बेकसूर उसमें फंसेगा भी नहीं, उसके साथ अन्याय भी नहीं होगा। सवाल शलभ जी यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर कर दिया तो ये कानून रुक गया, वरना तो सरकार ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी कि भाई इस नहीं। मामले में कुछ करें। आप लोग कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, भाजपा के बहुत बड़े बड़े लोगों से हमने नेताओं से सवाल पूछे, लेकिन वो किनारा कर लेते हैं, कहते हैं भाई मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में तो राम मंदिर का मामला भी था, उसमें भाजपा बड़ी बड़ी डिबेट करती थी, प्रवक्ता सामने आते थे, लेकिन सुन लो कि इस मुद्दे पर भाजपा के लोग चुप हैं। नहीं, चुप नहीं है। जिस फोरम पे बोला जाना चाहिए सबने बोला है, जहाँ पर बात रखनी चाहिए सबने कही अपनी बात, और सरकार का इस पूरे प्रकरण में एक सकारात्मक भूमिका रही है सरकार की, हर वर्गों को लेकर चलने की रही है। देखिए, हम कभी नहीं चाहेंगे, और ये राजनीतिक नफ़े नुकसान के लिहाज से नहीं अनुराग भाई, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदू एकता में कहीं से कोई खलल पड़े, कहीं कोई उसको नुकसान पहुंचे, क्योंकि बंगाल हम लोग देख रहे हैं, बांग्लादेश भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, मुरादाबाद देख लीजिए, रामपुर देख लीजिए। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कुछ भी ऐसा हो जिससे एक बहुत सालों बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक हिंदू एकता सशक्त हुई है, उसको कहीं से भी चोट पहुंचे, कहीं से भी आघात पहुंचे। अगर कुछ हुआ है उसको ठीक कर लेंगे, सब मिलकर एक रहेंगे। कहीं कोई इस समाज में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, बहुत कुछ चीज़ें बदली हैं, और आपस में कहीं कोई द्वेष की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, सब मिलकर साथ रहेंगे। हिंदुओं को एक रहना चाहिए, सनातनियों को एक रहना चाहिए। ये चुनौतियां हैं, लेकिन इनसे बड़ी भी चुनौतियां बहुत सारी हैं, और वो चुनौतियां बंगाल में जाके किसी हिंदू से पूछे से समझ में आती हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में जाके पूछिए उसे समझ में आती हैं। तो चुनौतियां हैं, उनको ठीक कर लेंगे। कहीं कोई आपस में द्वेष की भूमिका नहीं बचेगी, द्वेष का कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, सब कुछ ठीक होगा। मैं देवरिया के बारे में बात करता हूँ आपसे अब कुछ। देवरिया क्या, चूंकि आप विधायक हैं, देवरिया को कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था जी। वहाँ की जो अधिकांश चीनी मिलें हैं वो बंद हो चुकी हैं। आप तो वहाँ के पावरफुल विधायक हैं, सीएम योगी के करीबी भी हैं, फिर भी वहाँ का जो किसान है वो अपनी पेमेंट्स के लिए और तमाम चीज़ों के लिए परेशान क्यों हैं? पेमेंट्स के लिए तो परेशान नहीं, देखिए पेमेंट्स तो हो रहा है। हमारे यहाँ परेशानी चीनी मिलों के बंद होने की है। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि सपा और बसपा की सरकारों में हमारी चीनी मिलें बेची गई और औने पौने दाम पर बेची गई। जिस चीनी मिल की कीमत 300 करोड़ रुपए थी, वो 30 करोड़ में बिक गई, 25 करोड़ में बिक गई। प्रधानमंत्री जी के स्तर पे भी, मुख्यमंत्री जी के स्तर पे भी, और मेरे स्तर पे भी हम लोगों ने प्रयास किया कि चीनी मिल खुल जाए। अभी 3 दिन पहले आपने खबर देखी होगी कि ईडी ने अटैच कर दिया है। समस्या क्या है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जिस व्यक्ति ने चीनी मिल खरीदी थी उसको जिन भी कारणों से गलती का एहसास हुआ हो, कारण आपको भी पता है, बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई, बहुत सारे उनके खिलाफ लीगल एक्शंस हुए। अब उनके ज्ञान चक्षु खुले कि भाई गलत किया है, तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम चीनी मिल वापस करने को तैयार है। वापस कर दिया उन्होंने, लेकिन क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सब जुडिस है, ईडी इसकी जांच कर रही है, सीबीआई भी है, इसके चलते कोई भी अफसर उस पर कलम चलाने को तैयार नहीं। अनुराग भाई, हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि भाई उन्होंने वापस कर दी, अब दोबारा इस पर चीनी मिल खोल देते हैं। मुख्यमंत्री जी इसके लिए तैयार भी थे, पैसा देने को तैयार थे, अत्याधुनिक मशीनें लगाने को तैयार थे कि हम इसको एक पूरा शुगर का एक जो है कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, शुगर कॉम्प्लेक्स को लेकर। ज़मीन भी बहुत है, लेकिन समस्या ये आ रही कि वो मामला ईडी, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के दायरे में होने के नाते कोई भी आईएएस अफसर उस पर कलम रखने को तैयार नहीं है। हम लोग जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि सुखांत होगा, जमीन वापस मिलेगी। मतलब अपनी ही सरकार में आप आईएएस अधिकारियों से जूझ रहे हैं, यानी कि विपक्ष सही कहता है कि विधायकों की चलती नहीं है, अधिकारी सुनते नहीं है। जूझने का अर्थ ये हुआ कि अधिकारी को लगता है कि हम इसमें कलम रखे, और कल को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई कि आपने क्यों दे दी ज़मीन, मामला सब जुडिस है। तो अधिकारी तो आप जानते ही हैं कि वो अपने लिए सोचता है, अधिकारी तो अपने लिए सोचता है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी में बहुत बार ऐसा मैं देखता हूँ कि जनप्रतिनिधि आलोचनाओं का शिकार होता है। पर मैं फिर आपसे ईमानदारी से कह रहा हूँ अनुराग भाई, कि किसी भी दल का नेता क्यों ना हो, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी रीजनल पार्टी का हो, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी का हो, एक सामान्य व्यक्ति के अंदर भी इतना साहस होता है कि उसके कमरे में घुस जाए और ड्राइंग रूम तक जाके उससे आंखों में आंख डाल के बात करके चलाए कि भाई नेताजी हमारे काम क्यों नहीं हुआ। लेकिन एक तहसीलदार होता है ना, एक सामान्य व्यक्ति तहसीलदार कमरे में चला जाए तो तहसीलदार से अगर ऊंची आवाज में बात कर ली तो उसके अगले घंटे में क्या परिणाम होते हैं ये सबको पता है। तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अधिकारी होते हैं, अधिकारी खुद के लिए सोचते हैं। अधिकारी क्यों सोचेंगे देश और समाज के लिए? और एक दौर था जब अधिकारी सोचते थे। आप मुझे बताइए ना, पिछले 9 वर्षों में मुख्यमंत्री जी ने इतने सारे ट्रांसफर्स किए, आप भी पत्रकार रहे हो। 2012-13 के पहले हम लोग देखते थे
कि डीएम-एसपी का तबादला अगर होता था तो पूरा शहर दुखी होता था। लोग आते थे विदाई करने के लिए कि साहब डीएम साहब बहुत अच्छे थे और जो है उनको हम विदा करने चलेंगे। आज डीएम-एसपी का तबादला होता है तो जनता लड्डू बांटती है कि चलो भाई ये गया, अगला आया बोलते अरे भाई ये तो उससे ही बड़ा वाला आ गया। तो अधिकारियों के प्रति मेरे मन में कोई संशय नहीं है, लेकिन हाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग सही काम करा ले जाते हैं, करना भी पड़ेगा, क्यों नहीं करेंगे। हमें जनता ने इस काम के लिए चुना है तो हमारा काम करना पड़ेगा। लेकिन मतलब ये बात आप मानते हैं कि जो भाजपा के बहुत सारे असंतुष्ट विधायक हैं वो इन अधिकारियों की वजह से सरकार के खिलाफ हैं, उनको कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि बाबा ने मना कर रखा है कि अपने विधायकों की मत सुनो, अपने नेताओं की मत सुनो। ऐसा नहीं, उनको पता है और अधिकारियों का नेचर भी सबको पता है। अब ये अलग बात है भाई कि बहन मायावती जी की सरकार थी तो बहन जी की सैंडल लेने भी अधिकारी जाते थे हेलीकॉप्टर से। अब योगी जी संयमित मुख्यमंत्री हैं, योगी जी संत हैं, सन्यासी हैं, तो वो तो किसी से पर्सनल काम की अपेक्षा नहीं करते, किसी अधिकारी से कभी नहीं कहा होगा भाई कि ये मेरा व्यक्तिगत कार्य कर दो। लेकिन ये अधिकारियों को समझना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बोनट पे बैठा के घुमा दिए जाते थे। और मैंने देखा है कि जो 5 कालिदास मार्ग है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये कहाँ बैठते थे। आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी कि अखिलेश यादव जी कुर्सी पे बैठे होते थे और अधिकारी नीचे यहाँ बैठे होते थे। तो आशुतोष पांडे का शायद वो अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर मैंने बहुत से अधिकारियों को देखा है कि सपा सरकार में, बसपा सरकार में अपमानित भी होते थे। बसपा सरकार में तो एक दो ने गोली मार ली खुद को। बसपा सरकार में अगर आपको याद हो तो एक बहुत चर्चित आईएएस ने सुसाइड कर लिया था। तो बसपा सरकार, सपा सरकार में ढंग के अपमानित किए गए। और आज भी अखिलेश यादव जी की जो भाषा है या समाजवादी पार्टी की जो भाषा है वो तो कहते हैं कि हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है और हमारे सामान्य कार्यकर्ता से लेके हम लोग जैसे कार्यकर्ता से लेके हमारा नेतृत्व भी किसी को अपमानित नहीं करना चाहता, लेकिन प्रतिबद्ध है और कठोरता से निर्णय लेते हैं, उसको लागू भी कराते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो और चाहे मुख्यमंत्री योगी जी हो। देवरिया में एक अब्दुल गनी शाह मजार थी जो पिछले 30 साल से वहां पर थी, ऐसा बताया जाता है। लेकिन 50 साल से थी, लेकिन आपके विधायक बनने के बाद उस मजार को तोड़ दिया गया और ये आरोप लगा कि उस मजार को आपने तोड़वाया है जी। क्या शलम मणि त्रिपाठी भी अब ध्रुवीकरण की राजनीति करने लगे? समस्या ये ना कि आप सही काम करिए तो लोग आपको बोल देंगे भाई कि ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है। वो मजार खटकती थी अनुराग भाई, और पहले दिन से खटकती थी। उसका रीज़न ये है कि वो सरकारी ज़मीन पे बनी हुई थी, PWD की ज़मीन है, NHAI की ज़मीन है, नगर पालिका की ज़मीन है। उस पर आज से करीब 50 वर्ष पूर्व लोगों ने 4 बांस लगाए, हरी चादर लगाई और वहाँ पे पढ़ना शुरू कर दिया। और देखते 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 जैसे उनकी अनुकूल सरकारें आती गई, सपा बसपा की, कांग्रेस की, उसको उन्होंने बहुत बड़े इमारत के तौर पर तब्दील कर दिया। अब आप जरा कल्पना करिए, मैंने जब काम करना शुरू किया मैं देखता तो बहुत समय से था उस मज़ार को और उस मस्जिद को, पर जब मैंने काम करना शुरू किया तो हमारे ओवर ब्रिज से बिल्कुल सट के उस मज़ार को खड़ा किया गया है। तो मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। मैंने अधिकारियों से पूछा कि भाई ये ओवर ब्रिज पे कहाँ से उगाई ये मज़ार? तो अधिकारियों ने कहा कि साहब ये PWD की ज़मीन थी, NHAI की ज़मीन थी और इन्होंने बना लिया, हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने कहा नहीं तो टूटेगी, अगर ये PWD की ज़मीन पर है तो ये तो टूटनी चाहिए, ध्वस्त होनी चाहिए। फिर मुझे बताया गया कि राम नगीना यादव जी हमारे बहुत बड़े प्रचारक होते थे, बहुत समर्पित प्रचारक थे, और राम नगीना यादव जी ने भी लड़ाई लड़ी थी और उनकी बहुत बेरहमी से हत्या कर दी गई। और उसके बाद से संपूर्ण हिंदू समाज दहशत में आ गया और ये मज़ार बड़ी होती चली गई, हिंदू समाज का मनोबल टूटता चला गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी का। मैंने मुख्यमंत्री जी को सारा प्रकरण बताया, उसकी जाँच हुई, जाँच में अवैध निकला और हम लोगों ने उसको डंके की चोट पर उस मज़ार को ध्वस्त किया, उसको गिरा दिया। और अब वहाँ पे ओवरब्रिज बनने की तैयारी चल रही है कि हमारा ओवरब्रिज का जो एक्सटेंशन होना है उसमें सबसे बड़ी बाधा ये मज़ार थी। तो मज़ार ध्वस्त हो चुकी है, कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा बचा है, उसको भी आगे ध्वस्त कर ले जाएंगे, लेकिन हमारे देवरिया के विकास का रास्ता भी उस मज़ार के ध्वस्त होने से खुला है। लेकिन शलभ जी, एक भाजपा के आप फायर ब्रांड नेता हैं, मजबूत विधायक हैं, जब आप एक अवैध मज़ार को गिराते हैं तो आपकी इतनी बढ़िया सरकार में जो माफियाओं के लिए काल मानी जाती है उसमें खुलेआम आपको धमकी भी मिली। इतनी हिम्मत किसने कर लिया आपको धमकी देने की? और फिर उनका इलाज क्या हुआ? आप इलाज भरपूर हुआ। इलाज तो अभी जैसा ये सलीम वास्तिक के साथ घटना हुई थी, तो क्या नहीं, ये देखिए ये पहले भी होते थे, ये दैत्य राक्षस ये आते थे, ये लाख कूटे जाएं पर ये चले ही आते थे, तो देवता इनको कूटते थे ठीक से। तो अभी भी हैं ये इस प्रकार के जो ग्रीन वायरस टाइप के हैं, वो चले आते हैं। सलीम वास्तिक को जिन्होंने मारा 24 घंटे में परिणाम आ गए। तो मुझे भी कुछ लोगों ने वो बनाया कि ऐसे कर देंगे, तलवार चला देंगे, जूते पड़े
24 घंटे में माफ़ी मांगते हुए वीडियो जारी किया। तो भरपूर कार्रवाई होती है, भरपूर इलाज होता है और कानूनी इलाज होता है। ऐसे तत्वों से हम लोग निपटते रहते हैं और अनुराग भाई ये चलता रहता है। मुख्यमंत्री जी के बारे में कहते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं, और कायर कौम है, डरपोक कौम है, धमकी देती है, गला काट देंगे, अगले पल पकड़े जाते हैं, चरणों में लेट जाते हैं, जूतों पड़ते हैं तो कसम खा के माफ़ी मांग रहे होते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी की श्रद्धेय माता जी के बारे में एक शब्द कहा, और देखिए जब वो पकड़ा गया तो उसकी किस प्रकार उसके हाव भाव थे। तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम जानते हैं, हम लोग अपने विचारों को लेके प्रतिबद्ध हैं, और हमें इस बात का गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, इस बात का गर्व है कि हम सनातनी हैं, और उन विचारों को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं है, चाहे धमकी यहाँ से आए चाहे देश के बाहर से आए। जो ऐसा करेगा मिलेगा, उससे निपटेंगे, इलाज करेंगे। शलभ जी, आपके ज़िले में गुटबाजी की स्थिति क्या है पार्टी के अंदर? ऐसा कहा जाता है, थोड़ी सी खुसर फुसर है कि जो आपके सांसद हैं, शायद उनका नाम शशांक मणि त्रिपाठी है, और पत्थर देवा से सूर्य प्रताप शाही जी हैं, आप तीनों के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। ऐसा नहीं, हमारे सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद हैं, अच्छा काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लगातार जब से सांसद बने हैं बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। शाही जी वरिष्ठतम मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठतम मंत्री हैं, और लगातार कृषि मंत्री के तौर पे बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, और मैं उनसे सीखता हूँ बहुत बार। मैं उनसे बहुत सी चीज़ें कि इस उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी जो लगातार चलते रहना, लगातार काम करते रहना, बीच में कई बार वो चुनाव उनका गड़बड़ भी हुआ, चुनाव हारे भी, लेकिन फिर से उठ के खड़े होना। तो राजनीति में अनुराग भाई कई बार ऐसा होता है कि राजनीति में जो लोग हैं बहुत सारे स्पेकुलेशंस करते हैं कि इनका इनसे खराब है, इनका उनसे खराब है, पर राजनीति यही है, दरअसल राजनीति यही है। और आप अगर इन चीज़ों को समझते नहीं तो फिर राजनीति क्या करेंगे? आपके शुभ चिंतक भी होते हैं, अशुभ चिंतक भी होते हैं, लेकिन एक बेहतर समन्वय के साथ हमारे समस्त विधायक, हम सांसद जी और मंत्री जी सब मिलकर बहुत अच्छा कर रहे हैं, और देवरिया बहुत आगे बढ़ा है। आप अगर देखेंगे तो 2017 के बाद से और 2022 के बाद से काफ़ी कुछ हुआ है। आज ही मुख्यमंत्री जी ने 166 करोड़ रुपए दिए, अनाउंस किया हमारे बस अड्डे के लिए। तो मुझे तो याद नहीं कि कोई ऐसी बड़ी सड़क हो जो खराब रही हो, या जिस सड़क के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता हो, कभी सरकार ने रोका हो कि नहीं पैसा नहीं दे सकते। सरकार ने पैसा दिया, खूब काम हो रहा है। देवरिया में अभी कुछ दिन पहले नकली नोटों का एक गैंग पकड़ा गया, और जो लोग पकड़े गए उनके साथ आपकी फोटो भी थी। अखिलेश यादव ने सीधा आरोप लगाया कि जो भाजपाई हैं वो नकली नोट छपवा रहे हैं। आपने कहा कि भाई फोटो तो कोई भी किसी के साथ आकर खिंचवा लेता है। ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं, या अंदर भी की भी कुछ बात है? मैंने कहा कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं विधायक हूँ, जनता दर्शन करता हूँ, और बहुत से लोग आते हैं, नौजवान कई बार आते हैं, कहते हैं तस्वीर क्लिक कराना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई करा लो। मैं अगर वो एक बहुत छोटी सी अपेक्षा कर रहे हैं, जो कि अपेक्षा भी नहीं है, अपेक्षा की श्रेणी में भी नहीं आता, कि वो आते हैं कहते हैं हम तस्वीर क्लिक कराना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ क्लिक करा लो। तो अगर ये मेरा गुनाह है तो ठीक है, मुझे गुनाहगार आप कह सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ उसकी पूरी प्रोफाइल देखिए, और सोशल मीडिया पे आज भी डिलीटेड नहीं, आज भी है। तो वो जो फरार है, गिरफ्तार तो भी नहीं हुआ, फरार है, तो वो फरारी के दौरान भी कह रहा है मैं समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरे साथ उत्पीड़न हो रहा है। वो एक दिन पहले भी रोज वीडियो डाल रहा है कि सपा की सरकार आनी चाहिए, अखिलेश जी की सरकार आनी चाहिए, पूरा सीक्वेंस है। उसके जो चाचा जी हैं वो समाजवादी पार्टी के ग्राम प्रधान है, उनका बोर्ड आज भी लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि वो पदाधिकारी भी हैं और समाजवादी पार्टी के हैं। तो आप इन चीज़ों को कैसे झुठला पाएंगे? हाँ, एक बात ज़रूर हुई कि मैं जनता दर्शन में बैठा था, मेरे पास कुछ लोग आए उस गाँव से, और उन्होंने कहा कि माँ काली की पूजा हो रही है और आपको उसमें आना है। मैंने कहा ज़रूर आऊँगा, मैं कहा ज़रूर आऊँगा, आप बताइए कब आना है? बोले फला तारीख को आना है, और मैंने पोस्ट कर रखा है, मेरे फेसबुक पोस्ट पे है। तो उनमें कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि हम तस्वीर क्लिक कराना चाहते हैं। मैंने कहा आइए तस्वीर क्लिक कराते हैं। माँ काली की पूजा का निमंत्रण लेके आए थे, मैंने उनको पानी भी पिलाया, उनको जलपान कराया, उनसे तस्वीर क्लिक कराई। अब मुझे क्या पता कि मुझसे तस्वीर क्लिक कराने वाला व्यक्ति सपाई है, बसपाई है, कांग्रेसाई है, क्या है। हमने ये सीखा है संस्कारों में अपने बड़े बुजुर्गों से, और मोदी जी, योगी जी से ये सीखा कि हमारे दरवाजे पर अगर कोई आया तो मेरे लिए वो ज़रूरतमंद है। वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता है, कांग्रेस कार्यकर्ता है, मेरे लिए मैटर नहीं करता, और हम उसका सम्मान करेंगे क्योंकि वो हमारे दरवाजे पर आया है। अब वो क्या वेश धर के आया है, वो क्या उसकी पृष्ठभूमि रही है, ये मुझे नहीं पता, और इसलिए हमने तस्वीरें क्लिक कराई। उन तस्वीरों को लेकर अखिलेश जी ने अटैक किया। एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उनको अटैक करना भी चाहिए, और उन्होंने ठीक किया, लेकिन हाँ, उस अटैक के बाद जो उनको जवाब मिला, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और एक्सपोज हुई, और ये सबको पता है। धुरंधर फिल्म देख लीजिए,
धुरंधर फिल्म में तो दिखाई दिया गया। आखिर धुरंधर से इतनी प्रॉब्लम क्यों है समाजवादी पार्टी को? तो धुरंधर जैसी ही कहानी थी। और ऐसे लोग अखिलेश यादव का आपके साथ इतना पर्सनल टकराव क्यों है? क्या आपको लगता है व्यक्तिगत हमले क्यों करते हैं आपके ऊपर? मेरी तरफ से तो नहीं है भाई, वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मैं एक बहुत साधारण सा विधायक हूँ। हाँ, पत्रकारिता के दौरान हम दोनों एक दूसरे से भली भांति परिचित रहे, और आज विचारधाराओं का टकराव है तो मैं उसको विचारधाराओं का टकराव मानता हूँ, उसको मतभेद मानता हूँ, मनभेद नहीं मानता हूँ। हो सकता है कि अखिलेश जी के मन में किसी बात को लेकर मनभेद हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। बतौर पत्रकार भी मैं अपना काम करता था, वो अपना काम करते थे, और मेरे मन में उनको लेकर किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे जो उन्होंने अटैक किया वो उनको करना चाहिए, पर हमने जो जवाब दिया वो जवाब भी हमें देना चाहिए। और जनता के मन में बहुत स्पष्ट है कि वो समाजवादी पार्टी के लोग थे या कि कौन थे। शरद जी, भाजपा के बारे में कहा जाता है कि आप लोग आपदा को ना अवसर में बदल देते हैं। अब जैसे अखिलेश यादव जी का जो पीडीए है उसका कमाल आपने 2024 में देखा, और 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव बिल्कुल उसी पैटर्न पर चल रहे हैं कि भाई वो यादव और मुसलमानों को टिकट कम देंगे और जो दूसरे समाज के लोग हैं उनको टिकट ज़्यादा देंगे, ताकि आप उनके ऊपर आरोप न लगा पाएँ कि भाई ये तो यादव और मुसलमानों की पार्टी है। और निश्चित तौर पर भाजपा भी थोड़ी सी डरी हुई है कि कहीं 2024 का मामला 2027 में एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो अब जब धुरंधर फिल्म आई तो आपने सोचा कि भाई पीडीए की काट तो अब यही है कि 2012 से लेकर 2017 तक का जो कार्यकाल था, आपने ये दिखाया कि वो रहमान डकैत का कार्यकाल था, और जो दंगे हुए वो भी आपने पोस्टर में लगाए। तो क्या अब धुरंधर फिल्म का सहारा भाजपा को है? क्या इतनी भाजपा डरी हुई है? कश्मीर फाइल हो या धुरंधर, अनुराग भाई आपको पता है कि उसमें बहुत कुछ सच दिखाया गया, और ये लोग क्या पीडीए की बात करेंगे? आप मुझे एक बात बताइए, चाहे वो आजम खान का दौर रहा हो, चाहे वो अतीक अहमद का दौर रहा हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी का दौर रहा हो, कौन सा समाज ऐसा है जो पीड़ित नहीं रहा? मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर में और मऊ में जो आतंक मचा रखा था, उसका सबसे ज़्यादा कोई अगर शिकार था तो अनुसूचित समाज के लोग और पिछड़े समाज के लोग। आजम खान जब पूरी ताकत में थे तो भाषण देते थे और कहते थे भाई कि एक भूमाफिया है जिसकी मूर्ति ऐसे टंगी होती है और वो मूर्ति जहाँ लग जाती है वो ज़मीनें कब्जा कर लेती है। कभी उसका खंडन किया क्या अखिलेश यादव जी ने या उनकी पार्टी ने? अतीक अहमद ने सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार किया, और प्रमाण के साथ मैं कह सकता हूँ, आप जरा मुझे बताइए ना कि क्या दोष था राजूपाल जी का? राजूपाल का दोष क्या था? राजूपाल का दोष एक ही था कि गरीब परिवार से आते थे, पिछड़े समाज से आते थे, और उन्होंने अतीक अहमद के भाई को चुनाव हरा दिया, यही गुनाह था। राजूपाल जी ओबीसी समाज से थे, दिन दहाड़े गोली मारी, कितनी गोलियां मारी, और उसके बाद जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल में घुस के गोली मारी। ये था अतीक अहमद और उनके भाई का खौफ। राजूपाल की हत्या की लड़ाई कौन लड़ रहा था? उमेश पाल। उमेश पाल पिछड़े समाज के नौजवान थे जिनके मन में पीड़ा थी कि भाई की हत्या हुई, मैं लड़ूंगा। उमेश पाल की कितनी बेरहमी से हत्या की गई, अतीक अहमद के लोगों ने की। और उमेश पाल जी के साथ जो हमारे पुलिस कांस्टेबल शहीद हुए उनमें एक निषाद थे और बाकी पिछड़े समाज के लोग थे। तो अतीक अहमद हो, मुख्तार हो, मुकीम काला हो, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा ज़मीनें अगर हथियाई, सबसे ज़्यादा हत्याएं अगर की, सबसे ज़्यादा अपराध अगर किया तो पिछड़े समाज और ओबीसी और अनुसूचित समाज के लोगों का किया, व्यापारियों का किया। नंद किशोर रुंगटा इतना बड़ा नाम था, नंद किशोर रुंगटा जी की हत्या कितनी बेरहमी से की गई। अब आज ये लोग जिन लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर, अच्छा अतीक अहमद कोई फिल्म बन जाती है, अतीक अहमद को उसमें खराब दिखाया जाता है, तो आपको बुरा लगा क्या? आप बताइए, लगा बुरा? नहीं, मुझे तो बुरा नहीं लगा, लेकिन सच्चाई थी क्या वो? सपा को क्यों बुरा लग रहा है? अगर अतीक अहमद को विलन दिखाया जा रहा है और अतीक अहमद के कुकृत्यों को दिखाया जा रहा है तो समाजवादी पार्टी क्यों रो रही है, क्यों दुखी है? नहीं, सवाल ये है कि क्या वो केवल भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है? क्या वास्तव में सच था? अगर वो फैक्ट है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। राजूपाल की हत्या फैक्ट नहीं है। नहीं, राजूपाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो उस धुरंधर फिल्म में अतीक अहमद का किरदार दिखाया गया है, अगर वो फैक्ट है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसमें क्या है? उसमें गलत क्या है? 100% फैक्ट है। राजूपाल की हत्या फैक्ट है, उमेश पाल की हत्या फैक्ट है, संदीप निषाद की हत्या जो हमारा कांस्टेबल था बेचारा, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बेरहमी से हत्या फैक्ट है। आईएसआई से लिंक थे, पाकिस्तान का एजेंट था वो, बिल्कुल थे, क्यों नहीं थे? आप अगर बिहार के एक एक्स डीजीपी हैं समथिंग ओझा जी, आप उनकी रिपोर्ट पढ़ी हो, शहाबुद्दीन की, अतीक अहमद की, मुख्तार की, उन्होंने पूरी उन्होंने उस पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट दी है। और जरा मुझे एक बात बताइए, आपने कभी सुना कि किसी अपराधी पिस्टल खरीद सकता है?
अपराधी राइफल खरीद सकता है, अवैध राइफल। अपराधी AK-47 परचेज कर सकता है, मैं मान सकता हूँ, बिहार के अपराधियों ने परचेज किया। पर क्या अपराधी लाइट मशीन गन परचेज करेगा? आप मान सकते हैं? नहीं कर सकता। लाइट मशीन गन किसको पर चलेगी? लाइट मशीन गन से क्या मर्डर होगा? लाइट मशीन गन एक पूरी कम्युनिटी को नेस्तनाबूद करने के लिए खरीदी जाती है। क्या उत्तर प्रदेश में LMG नहीं खरीदी जा रही थी? और सेना का भगोड़ा था, जिस सेना के भगोड़े से मुख्तार अंसारी और पूरा गैंग LMG खरीद रहा था। शैलेंद्र सिंह डिप्टी SP ने पूरा इस केस को वर्कआउट किया था। बिजलाल जी उस टाइम अधिकारी थे, जिम्मेदारी के पद पर थे। तो आप मुझे एक बात है, जो लोग LMG खरीद रहे हैं वो अपराधी हैं कि वो राष्ट्र विरोधी हैं? अपराधी नहीं है, राष्ट्र विरोधी हैं। जाली नोट का कारोबार, ड्रग्स का कारोबार, हथियारों का कारोबार प्रयागराज के भीतर किस प्रकार की स्थिति बना के रखी थी। तो धुरंधर ने तो बहुत कम दिखाया है। धुरंधर मुझे लगता है कि अभी और धुरंधर के पार्ट्स आने चाहिए और आना चाहिए। हकीकत तो बहुत इसके, और वाकई कोई भी किसी भी हकीकत पे फिल्म 50% 60% ही बन सकती है। जिन्होंने भुगता उनसे जाके पूछिए कि जिनके मकान कब्जा हुए, जिनके परिवारों के लोगों की हत्याएं हुई। आज अतीक अहमद का गैंग नेस्तनाबूद हो गया है तो लोग बोल पा रहे हैं, वरना अतीक के खिलाफ कोई बोल पाता था? कोई मुख्तार के खिलाफ बोल पाता? नहीं बोल पाता था। आज ये मोदी जी और योगी जी की सरकार है जिसने नेस्तनाबूद किया, जिन्होंने इनको इनके अंजाम तक पहुंचाया। नहीं तो स्थितियां तो उत्तर प्रदेश में भयावह थी अनुराग भाई। आपको ही पता है कि जेल में बैठ के अपराधी फोन करते थे, बड़े बड़े बिल्डरों से पैसे वसूलते थे और जेल में रहते हुए हत्याएं होती थी। तो आज उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को महसूस करते हैं, और खास तौर पे हिंदू समाज का व्यक्ति, खास तौर पे सनातनी, कि आज वो सुरक्षित है। वरना दंगे होते थे उत्तर प्रदेश में, 300-300 दंगे होते थे। आप तो मुजफ्फरनगर को जानते हैं, मुजफ्फरनगर में 2 भाई थे, सचिन जाट और गौरव जाट, केवल अपनी बहन को स्कूल छोड़ने गए थे क्योंकि उनके साथ अभद्रता होती थी। दोनों भाइयों को मार दिया, दंगे हो गए। तो उत्तर प्रदेश आज सही राह पर, और फिल्म में जो दिखाया गया है वो हकीकत के बहुत करीब है। शरफ जी, मैं अब आपसे बात करूंगा लव जिहाद के ऊपर। एक पत्रकार और एक कुशल राजनीतिज्ञ के तौर पर बताइए कि क्या लव जिहाद वास्तव में सच है? और अगर सच है, लव जिहाद की घटनाएं सच हैं, हालांकि बहुत सी घटनाएं मैंने भी देखी हैं, सच्चाई मैंने भी देखी है, लेकिन 2020 में शालिनी यादव का आपने मामला देखा होगा। उसने कहा था, जब उसने एक मुस्लिम युवक से शादी कर ली थी, लेकिन बाद में उसने कहा कि मैं लव जिहाद का शिकार नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नैरेटिव सेट किया गया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लव जिहाद वास्तव में सच्चाई है या भाजपा के चुनाव जीतने का एक सदाबहार एजेंडा है? शालिनी यादव बहुत अच्छे परिवार की हैं, और उनके पिताजी, उनका परिवार, जहाँ तक मैं जानता हूँ, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप जरा सोचिए, एक बच्ची जिसकी ग्रूमिंग बहुत अच्छे से हुई है, जिसके घर वालों ने बहुत अच्छी परवरिश दी है, पढ़ाई अच्छी दी हो, वो एक चाउमीन बेचने वाले के साथ अगर उसका अफेयर होता है तो क्वेश्चन तो उठेगा, सवाल तो उठेगा। और शालिनी यादव का अब नाम बदल चुका है, अब वो शालिनी यादव नहीं रही, अब उनका नाम कुछ कन्वर्ट होके कुछ और हो गया है। अगर ये प्यार है तो शालिनी यादव क्यों कन्वर्ट होती है? वो कठमुल्ला कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? वो कठमुल्ला कन्वर्ट होकर हिंदू बन जाता, सतीश कुमार बन जाता, राम प्रसाद बन जाता। लेकिन क्या कारण है कि हर बार शालिनी यादव ही कन्वर्ट होती है? और क्या कारण है कि 7 साल बाद, 8 साल बाद कोई न कोई शालिनी यादव आती है और कहती है कि साहब हमारे साथ तो बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, हम तो प्यार में पड़ कैसे हो गए थे। तो मैं तो हजारों घटनाएं देख रहा हूँ, हजारों सूटकेस की घटनाएं हम लोग देख चुके। आंखें कब खुलेंगी? केरला फाइल्स को देखिए, केरला फाइल्स ने कुछ नहीं दिखाया है, उससे ज्यादा भयावह स्थिति है हम लोग देख रहे हैं क्षेत्रों में। और खास तौर पे अभी देखिए वर्कआउट हुआ था एक केस जिसमें बकायदे लड़कियों की कीमत लगा रखी थी। ये है, आप जरा मुझे एक बात बताइए, जिस चाउमीन का ठेला लगाने वाले कठमुल्ले के पास इतना पैसा नहीं कि वो पढ़ाई कर पाए, उसकी तरफ से 3 लाख रुपए का वकील कहाँ से खड़ा होता है कोर्ट के भीतर? कौन लाता है वकील? जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने ठेले को दुकान में कन्वर्ट कर सके, उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील कैसे खड़े होते हैं? कौन खड़ा करता है वकील? उन वकीलों की फीस कौन भरता है? तो ये बहुत सुनियोजित है, बहुत प्लान के तहत है, और ये नई बात नहीं है। ये तो हम देखते चले आ रहे हैं कि हमारी बच्चियां, हमारे समाज की लड़कियां वो निशाने पर हैं। स्कूल कॉलेज से लेके जिम तक उनके लिए महफूज नहीं है, और ऐसे में जो सतर्क हैं वो बच रहे हैं, जो सतर्क नहीं है उनके सामने चुनौती है। ब्रेन वॉश हो रही हैं, ब्रेन वॉश होकर अपने घर वालों के खिलाफ बोलती हैं। आप जरा मुझे बताइए कौन सा इश्क है, कौन सा प्यार है कि जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस के 19 साल का किया, 20वें साल में आप उस माँ बाप के खिलाफ बोल रहे हैं? ये प्यार है क्या? हम लोग इतने बड़े हो गए, आज भी पिताजी अगर डांटते हैं समाज के सामने तो सर झुका के हम लोग सुनते हैं।
तो ब्रेन वॉश है। ये ब्रेन वॉश है, ये ब्रेन वॉश है। ब्रेन वॉश करके आपके मन में नफरत पैदा की जाती है अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने समाज के प्रति। और ये तो बहुत लंबे समय से होता है। हम लोगों ने देखा है कि अमिताभ बच्चन जी 786 का बिल्ला बांध लेते थे तो गोली नहीं लगती थी उनको। और वही अमिताभ बच्चन नास्तिक पिक्चर में काम करते थे और भगवान के सामने जाकर कहते थे जा मैं तुझे नहीं मानता। फिल्म बनाई गई नास्तिक, आप बताइए नास्तिक क्यों बनाई गई? पूरी की पूरी पीढ़ी को धर्म से काटने के लिए बनाई गई। और वही नास्तिक फिल्म में जिन्होंने एक्टिंग की उन्होंने 786 का बिल्ला बांध लिया तो गोली नहीं लगती। शोले फिल्म के जो मुल्ला जी हैं वो सबसे पाक साफ है। तो ये तो स्ट्रेटजिकली हुआ, ये तो बहुत प्लान्ड वे में हुआ कि फिल्मों में हिंदू कल्चर को खराब दिखाओ। और इसीलिए देखिए साउथ की फिल्में चल रही हैं क्योंकि अपने कल्चर से जुड़ी हुई हैं। आज हमारे बहुत सारे जो ये चलता था कि पूरी इंडस्ट्री 3 खान बंधु चलाते हैं, तो दुकान बढ़ गई उनकी दुकान। अब तो पुष्पा चलती है ना, अब तो आप देखिए ये धुरंधर चल रही है। तो लोग जगे हैं, लोग समझदार हुए, लेकिन चुनौती बढ़ी है, खतरा बढ़ा है। आप ही की पार्टी एक नेता संगीत सोम ने कहा था कि शाहरुख खान गद्दार हैं। उनके इस बयान से आप कितना तारुफ रखते हैं? गद्दार तो नहीं कहूँगा, गद्दार तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ वो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। कट्टर तो है। फिलिस्तीन पे कुछ होता है तो सब रोने लगते हैं, इजराइल पे होता तो नहीं रोते हैं। भाई इजराइल पे अटैक हुआ, इजराइल के लोग तो शांति से अपना पर्व मना रहे थे, कितना गंदे तरीके से उन पर अटैक किया। उनकी महिलाओं को ले जाके कपड़े उनके हटा दिए। ये मानवता थी क्या? एक मुझे बता दीजिए जो खान बंधु हैं, एक ने कहा कि नहीं साहब गलत हुआ, इजराइल के लोगों से ऐसा नहीं होना चाहिए। या पहलगाम की घटना में आप जिस प्रकार से हम अपेक्षा कर रहे थे कि उतर के आते, तो सब कहने लगे नहीं नहीं साहब ये तो धर्म की घटना नहीं थी, ये तो पैंट उतार के मार रहे हो, कलमा पढ़ने को कह रहे हो, मार रहे हो। इसके बाद क्या बचा? तो आंखें खोल के हम अंधे नहीं हो सकते, हम तो नहीं हो सकते। हाँ लेकिन आंखें खोल के जो अंधे बने हुए हैं उनको हम बोलेंगे कि वो मजहबी कट्टर है। हमारे लोग नहीं है पर वो मजहबी कट्टर हैं। और ठीक है, फिल्में चल रही शाहरुख खान जी की आजकल। नहीं फिल्म तो नहीं चल, लेकिन हाँ छाए रहते हैं सोशल मीडिया में। फिल्में खत्म हो गई, कहाँ चलती हैं? अब दौर बदल गया। अब सनातनियों ने अपनी ताकत समझ ली है। तो ये जो एक समय में बहुत एक चलता था ना कि पूरी इंडस्ट्री पे कब्जा है, और उस कब्जे का परिणाम क्या हुआ कि आपने देखा कि गुलशन कुमार जी की हत्या हुई। गुलशन कुमार जी की हत्या का बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, हमें पता है। दाऊद गैंग ने गुलशन कुमार जी की हत्या की क्योंकि बहुत तेजी से गुलशन कुमार जी इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे थे। तो हिंदू एक्टर्स के साथ, हिंदू कलाकारों के साथ, हिंदू म्यूजिशियंस के साथ, अभिजीत के साथ तो क्या नहीं होता था। लेकिन वो दौर था, कांग्रेस की सरकार थी, ब्लास्ट होते थे, धमाके होते थे। ये कट्टरपंथी मजहबी इनको दावते वलीमा चलता था, रोज़ा इफ्तारी होती थी। अब दौर बदल गया, दौर बदला है। तो सामान्य घरों से आने वाले धनुष जैसे लोग, अल्लू अर्जुन जैसे लोग देखिए स्टार है, देश जगह है, सनातनी जगह है। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक एक हुआ है। एक सवाल मेरा और है लव जिहाद को लेके। एक लड़की का नाम सुना होगा, मोनालिसा, जो प्रयागराज में अपनी आंखों की वजह से थोड़ा सा वायरल हो गई थी। उसने भी अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है। तो क्या शलभ जी लगता है कि वो भी लव जिहाद का शिकार हुई है? मुझे तो लगता है हुई है, मुझे तो लगता है कि हुई है। और ठीक है, मैं उसके लिए कोई बुरी कामना नहीं करूंगा, पर मैं 2-3 साल इंतजार तो करूंगा। 2-3 साल इंतजार करूंगा। भगवान ने सब अच्छा रखा तो हम लोग फिर बैठेंगे, बात करेंगे। और हो सकता है कि हम लोग उसकी मदद कर रहे हो, क्योंकि वो जिस रास्ते पर चली है वो रास्ता उसको नज़र आ रहा हो ना आ रहा हो, लोगों को तो नज़र आ रहा है कि भाई कैसे कुंभ में आई, कुंभ में आने के चलते उसको इतना बड़ा मौका मिला। ये महाकुंभ का आशीर्वाद था, और महाकुंभ का आशीर्वाद लेके तुम्हारा जीवन बदला, और जीवन बदलने के बाद तुमने रास्ता कौन सा चुना। तो मैं कोई उसको बद्दुआ नहीं दूंगा, लेकिन हाँ मैं इंतज़ार करूंगा, और इंतज़ार करूंगा तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मदद की जाएगी। शलभ जी, एक फिल्म और आई है हॉटस्टार पे, आप देखिएगा ज़रूर। उस फिल्म का नाम है मैच फिक्सिंग। उस फिल्म में ये दिखाया गया है कि कैसे उस ज़माने में कांग्रेस की सरकार में जब बहुत सारे ब्लास्ट हुए थे, आतंकवाद बहुत चरम पर था, याद है मुझे। तो उस समय एक नैरेटिव सेट किया गया था हिंदू के खिलाफ कि हिंदू आतंकवाद, हिंदू टेररिज्म, जिसमें साध्वी को मालेगांव ब्लास्ट पर जो मामला था जी, तो उसमें दिखाया गया कि कैसे पुरोहित को, हाँ उस फिल्म में यही दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तान से नैरेटिव सेट हुआ, और उसमें भारत सरकार के कुछ मंत्री भी शामिल थे, और उसमें सोनिया गांधी की
का भी रोल करते हुए एक महिला दिखाया गया है। तो आपको लगता है कि ये सब भी ऐसा होता होगा कि कांग्रेस और पाकिस्तान मिलकर ये तय करते थे कि भाई हिंदुस्तान में हिंदू के खिलाफ माहौल होना चाहिए कि हिंदू यहाँ पर जो ब्लास्ट हो रहे हैं उसमें हिंदू शामिल हैं? अनुराग भाई, हिंदुओं और भारतीयों की सबसे बड़ी जो कमी जानते क्या है? हम भूलते बहुत तेज है। 1400 साल पहले करबला हुआ, लगभग 1400 वर्ष पूर्व कहते हैं कि करबला हुआ, और आज भी 14 दिन का 14 महीने का जो बच्चा है उसको भी छाती पीटते हुए चिल्लाता है कि या हुसैन हम ना हुए। ये उनकी ताकत है, स्ट्रेंथ है। और हम क्या है कि मुंबई पे हमला हुआ, भूल गए। काशी विश्वनाथ पे हमला हुआ, दशाश्वमेध घाट पर हमला हुआ, संकट मोचन में हमला हुआ, 48 घंटे पर बात भूल गए। और हम ये कहते हैं कि हम जिंदा दिल हैं। ये जिंदा दिल ही नहीं है, मत भूलिए। हमारे पूर्वज भूले हैं, इसीलिए भट्ट से बट्ट हो गए। हाँ, जो भट्ट थे ना कश्मीर में, वो बट्ट हो गए। आगे की पीढ़ी ने भूला इन चीज़ों को, मत भूलिए। आप कैसे भूल सकते हैं कि जब मुंबई पे अटैक हुआ, एजेंसीज अपना काम कर रही थी, एजेंसीज ऑपरेशन कर रही थी, और इसी बीच दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट आता है कि आरएसएस से करा दिया। ये लाइन कौन दे सकता है? ये लाइन कौन दे सकता है? और ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाके क्या बोल के आते हैं, राहुल गांधी चाइना जाकर चाइना के लोगों से क्या बोल कर आते हैं। और राहुल गांधी का तो ट्वीट बाकायदे पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम पर यूज किया, अगर आपको याद हो तो। राहुल गांधी ने एनकाउंटर हुआ जिसमें एक आतंकवादी मारा गया, कुख्यात आतंकवादी मारा गया, और राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, गलत है, हत्या है, और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उसको यूज किया। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप बताइए। आप अगर पाकिस्तान के ट्वीट्स पढ़ लीजिए भारत को लेकर, और राहुल गांधी के ट्वीट्स पढ़ लीजिए, अभी तो नहीं बोल रहे हैं, समझ गए कि लोगों ने समझ लिया, और पाकिस्तान बोलने लायक बचा नहीं है। लेकिन जब ये बुरहान वानी और ये तमाम गाजा मूसा वूसा मारे गए, तो आप जरा पाकिस्तान के ट्वीट्स पढ़ लीजिए इन घटनाओं पे, और राहुल गांधी के ट्वीट पढ़ लीजिए। क्लियरली आप अगर आंख बंद कर लोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि राहुल गांधी बोल रहा है कि पाकिस्तान बोल रहा है। धारा 370 पे आज मुझे बता दी कांग्रेस का स्टैंड क्या है। भाई, बीइंग ए इंडियन, एक भारतीय नागरिक होने के नाते अनुराग चड्ढा क्या चाहते हैं कि 370 वहां से हटनी चाहिए थी कि नहीं हटनी चाहिए थी? हटनी चाहिए थी। एक बेचारा गरीब व्यक्ति भी अगर भारत में है ना, वो भी कहता नहीं साहब 370 हटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो झंडा वहां लगता था ना कश्मीर में, वो यहाँ चुभता था हर भारतीय को कि हमारा तिरंगा नहीं है। लाल चौक पे पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगते थे ना, वो यहाँ चुभते थे। आज वहां जय श्री राम के नारे लगते हैं। तो 370 हटी तो पाकिस्तान कम रोया, कांग्रेस ज्यादा रोई। क्यों? 370 का सफाया हुआ तो जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे वो इतने अग्रेसिव क्यों थे? कुछ तो देश के लिए कर लो भैया, कुछ तो देश के लिए कर लो। तो क्यों ना माना जाए? ये तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान हुआ, इस्लामिक कंट्रीज हुई, वो फंड करती इनको बकायदे। जो देश के भीतर जो चाहती थी कि अशांति फैले, उन्होंने कांग्रेस को फंड किया है। वो तो चाहते थे कि यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो, और 24 उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि किस प्रकार से एक जहर फैलाया गया समाज के भीतर। 24 में बहुत सारी एजेंसी थी, केवल विपक्ष ने कर दिया, प्रोपेगेंडा फैला दिया, ऐसा नहीं है। विदेशी शक्तियां लगी, विदेशी शक्तियों ने ताकत लगाई, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाए। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। शलभ जी, का आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, समय भी बहुत हो गया। 2027 का जो चुनाव है वो मोदी के विकास मॉडल पर होगा या योगी के बुलडोजर मॉडल पर होगा? आपको क्या लगता है, या आपको लगता है कि डबल इंजन के उस पर ही चुनाव होगा? ये देखिए, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है और योगी जी जैसा एक प्रशासक मिला है। हम लोगों ने देखा है, दोनों ही अपने लिए कुछ नहीं जीते, दोनों के लिए अपने परिवार को कोई मतलब नहीं है। मोदी जी की माता जी का निधन हुआ, शाम को ड्यूटी पर थे, काम पर थे। योगी जी के पिताजी का निधन हुआ, अगले पल वो ड्यूटी पर थे। मुझे लगता है कि भारत को बहुत वर्षों बाद, बहुत सालों बाद ऐसा नेतृत्व मिला है जिसे भारतीय खोना चाहेंगे, नहीं खोना चाहेंगे। जिस व्यक्ति ने, भाई हम कहते हैं कि चलो ठीक है, किसी बात को लेकर आपके मन में कोई बात आई, लेकिन आप भूल सकते हो क्या कि राम मंदिर बन गया, मोदी योगी अमित शाह जी ने बना दिया। आप भूल सकते हो क्या धारा 370 हट गया, जो सपने में नहीं सोच सकते। हम जब विद्यार्थी परिषद के एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते नारा लगाते थे कि एक देश एक विधान, तब भी विश्वास नहीं था कि हट पाएगी धारा 370। मोदी जी, अमित शाह जी ने क्या किया है, वो बहुत सी बातें पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती, हट गई 370। लोग कहते थे खून खराबा होगा, एक परिंदा नहीं वहां पे मरा। तो मोदी जी का योगदान भूल सकते हैं क्या? 3 तलाक, जिसके लिए कांग्रेस ने पूरी की पूरे कोर्ट के आदेश को बदल दिया,
पार्लियामेंट के भीतर वो 3 तलाक खत्म हो चुका है। मोदी जी का योगदान भूल पाएंगे क्या? हिंदुओं की अस्मिता को जो उठाया, आज चौतरफा, आज टूरिज्म के नाम पे आप देखिए कि कुंभ में करोड़ों की भीड़, बनारस में करोड़ों की भीड़, आपके मथुरा में करोड़ों की भीड़, लाखों की भीड़। मोदी जी के योगदान को भूल सकते हैं क्या? अमित शाह जी या योगी जी के योगदान को भूल सकते हैं क्या? ठीक है, कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको लगती हो कि ये और बेहतर होनी चाहिए थी या ये कमी रह गई, पर अगर आज पूरी दुनिया, देश नहीं पूरी दुनिया में हिंदुत्व का सीना चौड़ा हुआ है, हिंदुत्व की अगर स्वर्णिम काल की तरफ हम बढ़े हैं ना, उसमें बहुत बड़ा योगदान मोदी जी का है, बहुत बड़ा योगदान अमित शाह जी का है, योगी जी का है, हमारे अटल जी का है, आडवाणी जी का है। और इस योगदान को मुझे नहीं लगता कि कोई सच्चा भारतीय, कोई सच्चा सनातनी, सच्चा हिंदू कभी भी भूलना चाहेगा। जो मोदी जी ने गुजरात में किया, जो मोदी जी ने देश में किया, हजारों काम किए हैं जिनको हम बताना चाहेंगे तो आपके पॉडकास्ट के घंटों बीत जाएंगे। ये आतंकवादी जिनको रात के 12 बजे लोग कहते थे अदालतें खुलती थी और आतंकवादी छूटते थे, आज गीदड़ की तरह मारे जा रहे हैं। क्या कारण है कि कांग्रेस सरकार में कोई आतंकवादी मारा जाता था, हजारों का जनाजा निकलता था, आज मोदी जी और अमित शाह जी के राज में कोई निकलता क्यों नहीं है? 4 कंधे देने वाले नहीं मिलते, क्योंकि पता है कि इलाज होगा। सेना को कितना खुली छूट दी, पैरामिलिट्री को कितने संसाधन दिए, राफेल आया। तो ये योगदान कोई भूल नहीं सकता। ठीक है, कुछ पल के लिए आप किसी विषय को लेके असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने जो किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने कभी किया हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, इस देश के लिए। अमित शाह जी ने जो सैक्रिफाइस किया धारा 370 के लिए, कभी किसी ने कोई सोच भी सकता है? सरदार पटेल के बाद वो दूसरे गृह मंत्री के तौर पे याद किए जाते हैं। और योगी जी ने जो किया उत्तर प्रदेश में, वो अनमैच्ड है। तो मुझे नहीं लगता कि सनातनी समाज, हिंदू समाज इन बातों को भूलेगा। और 27 चुनाव नहीं हमारे लिए, 27 हमारे लिए एक ऐसा क्षण है कि उत्तर प्रदेश को और तेजी से आगे ले जाना है, नंबर 1 राज्य में लाना है, कि वापस से उसी तरफ अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मुकीम काला, गुंडा, माफिया, अपराधी, विधायकों की गाड़ियों से 4 असलहे घूमते हुए, जिलाध्यक्ष जमीन कब्जा करता हुआ, श्रवण साहू की हत्या होता हुआ, नंदकिशोर रुंगटा जी की हत्या होता हुआ, व्यापारियों से हर महीने 20 लाख रुपए मांगता हुआ, डॉक्टरों की किडनैपिंग, उधर ले जाना कोई चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। और इसलिए 27 में फिर से मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में शानदार सरकार बनेगी। शलभ जी, आपने इस बातचीत में अपनी कलम के कमाल किस्से भी हमारे साथ शेयर किए। आपने दर्शकों को ये भी बताने की कोशिश की कि जब भी कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है, कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों पर गुस्सा करते हैं, कैसे वहाँ से 5 कालिदास मार्ग से गोली मारने का आदेश जारी होता था, किस अपराधी के घर पे बुलडोजर चलेगा, ये मुख्यमंत्री बताने का काम करते थे। हालांकि अब तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है, घटना होने के बाद अब अधिकारी खुद समझ जाते हैं कि कहाँ पर उनको बुलडोज़र चलाना है। इसके अलावा आपने लव जिहाद के तमाम किस्से बताए। धुरंधर फिल्म की कहानी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई कि भाई लोग धुरंधर फिल्म को केवल एक फिल्म के हिसाब से ना देखें जी। जो उसमें अतीक अहमद का किस्सा दिखाया गया था वो बिल्कुल सच है, आपने उसके प्रमाण भी दिए। जो हत्याएं हुई राजू पाल की और LMG की खरीद हो रही थी उत्तर प्रदेश में, वो आप तमाम चीज़ें आपने बताई। तो मुझे लगता है कि जब दर्शक आपकी ये बात सुनेंगे तो धुरंधर को एकदम सच मानेंगे और एक और फिर उसको देखेंगे। हम लोग देखने गए थे। अच्छा। गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे वरिष्ठ प्रचारक हैं, प्रांत प्रचारक हैं आदरणीय रमेश जी, उनके साथ हम लोग गए थे देखने। सबने देखा फिल्म को और महसूस किया, देखना भी चाहिए। आपको पता तो चले, बहुत सी बातें देखिए पता नहीं होती है, हमें भी पता नहीं होती थी, लेकिन एक फिल्म के माध्यम से अगर दिखाया गया तो आप जानिए, देखिए, उसको महसूस करिए। और अतीक, मुख्तार, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में क्या कर रखा था ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 70-70, 80-80 मुकदमे होते थे। कृष्णानंद राय जैसे विधायक मारे जाते थे, उनकी चोटी काट ली जाती थी। ब्राह्मण समाज भूल जाएगा क्या? चोटी क्यों काटी भाई? चलो हत्या तुमने की, अपराध किया, दुश्मनी थी, कृष्णानंद राय की चोटी क्यों काट ली? ब्राह्मण समाज से आते थे, उनकी चोटी काटी, क्या क्या नहीं किया। तो ये बहुत कुछ है, मुझे लगता है कि जो अभी भी नहीं दिखाया जा सका है। तो हो सकता है कि 2027 के चुनाव से पहले धुरंधर 3 आ जाए और भाजपा को फायदा पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। भाजपा को फायदा पहुंचाने की दृष्टि से ना है, लेकिन समाज को असलियत दिखाने की दृष्टि से है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।